स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या है अपना? स्वेट। आ जाओ। आज का टॉपिक है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम इसॉप पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। इसॉप की चीजें एकदम आपको क्लियर है। वेरी 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 गुड। अब स्टार्ट करेंगे क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स। थोड़ा समझो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी 2000 में छोटी सी कंपनी थी, 2022 में हमारी कंपनी क्या हो गई? बहुत बड़ी हो गई। इसके पीछे किसका योगदान है? हमारे एम्प्लॉई। ठीक है, हमारे वो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने हमारी कंपनी को इतना आगे बढ़ाया है। तो स्वेट इक्विटी शेयर एक्चुअल में किसको दिया जाता है? कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के एम्प्लॉयज को। ठीक है, डिस्काउंट में दिया जाता है। चाहो तो हम उन्हें बहुत ही सस्ता दे सकते हैं। ठीक है, एकदम सस्ता डिस्काउंट में दे सकते हैं, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम कैश में भी दे सकते हैं और अदर देन कैश में भी। चलो, तुम मेरे वो एम्प्लॉयज है जिन्होंने मेरी कंपनी को यहां से यहां लाए। ठीक है, मैंने कहा कि आपने जो अपनी सर्विस दी है उसके बदले में मैं आपको क्या दे रही हूँ? स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर्स में मैं आपको क्या दे रही हूँ? नाम अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा है? नाम अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा है? इक्विटी दे रही हूँ। मतलब मैं आपको दूंगी तो इक्विटी दूंगी, ओनरशिप दूंगी। आपका जो पसीना बहा है उसके लिए मैं आपको क्या अलॉट कर रही हूँ? इक्विटी शेयर्स अलॉट कर रही हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? डायरेक्टर्स को दे रही हूँ, एम्प्लॉयज को दे रही हूँ। आपने जो मुझे क्या दी? इन्होंने कहा ये नो हाउ क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। क्या बात समझ में आ रही है? जो भी आपने मेरी कंपनी में वैल्यू एडिशन किया है, कुल मिलाकर ये कह रहे कि या तो हम आपको एकदम डिस्काउंट रेट में दे देंगे, बहुत ही सस्ता दे देंगे, या फिर हम क्या करेंगे? आपने जो नो हाउ दिया, मतलब आपने जो अपना नॉलेज हमें शेयर किया, आपने जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब में हमारे लिए मेहनत करी है, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। हम इसका एक वैल्यू निकालेंगे और इस वैल्यू के बदले में हम आपको क्या दे देंगे? इक्विटी दे देंगे। बात समझ में आ रही है? या तो हम शेयर एकदम सस्ते में दे देंगे डिस्काउंट में, या तो आपने जो मेहनत करी उस मेहनत के बदले में हम एज अ रिवॉर्ड आपको इक्विटी दे देंगे और आपसे एक पैसा लेने वाले नहीं है। तो इट्स डिपेंड, कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकती है। अब जो सेट इक्विटी शेयर आपको दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में मीनिंग बताया है, मीनिंग ही लिखा है। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस कौन इशू करता है? कंपनी। किसको इशू करता है? डायरेक्टर को, एम्प्लॉयज को। किस में करता है? या तो डिस्काउंट में देगा, या तो कंसिडरेशन, आपसे जो कंसिडरेशन लेगा वो कैश नहीं लेगा। डिस्काउंट में देना मतलब कैश में ले रहा है, या तो कैश या तो अदर देन कैश। अदर देन कैश में ये एग्जांपल दे दे के आपको बता रहे कि आपने आपने हमारी कंपनी के लिए जो नॉलेज दिया, प्रोवाइडिंग नो हाउ, आपने जो भी राइट्स अवेलेबल कराए, जैसे कि उन्होंने कहा सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने पेटेंट में मेहनत करी ना, आपने कॉपीराइट में मेहनत करी, आपने ट्रेडमार्क में मेहनत करी। क्या बात समझ में आ रही है? जो भी वैल्यू एडिशन किया, उन्होंने कहा वॉट एवर नेम कॉल्ड, आपको जो बोलना है बोलो, हम आपकी मेहनत जो भी आपने हमारे लिए किया, हमारी कंपनी के लिए किया, उसके बदले में जो हम आपको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। अब थोड़ा इसॉप में जाओ। इसॉप क्या कह रहा था? तुम्हारा काम हमें बहुत अच्छा लगा है, हम चाहते कि तुम यही बने रहो, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए बने रहो, तो मैं आपको इक्विटी शेयर्स दे रही हूँ। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? काम करने के बाद मतलब फ्यूचर में काम करो तो हम देंगे, ये बोलो भैया आप काम कर चुके हो, पसीना बहा चुके हो, उसके बदले का आपको मिल रहा है। क्लियर है? चलो, इन्होंने कहा भैया वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन के लिए इन्होंने कहा एक एक्सपर्ट को बुलाओ। कितना आपने वैल्यू एडिशन किया? मैंने अभी एग्जांपल में क्या बताया भैया, 2000 में आपकी कंपनी छोटी थी और 2022 में आपकी कंपनी बहुत बड़ी होगी। आपने क्या वैल्यू ऐड किया? आपकी कितनी मेहनत बनती है? उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप कंपनी किसकी हेल्प लो? किसी एक्सपर्ट की लो, किसी प्रोफेशनल की लो, जो क्या करेगा? पूरा दिमाग लगाएगा और दिमाग लगाने के बाद आपकी एक वैल्यू निकालेगा और उस वैल्यू के बेसिस में हमने कहा कि भैया आपकी करोड़ों में वैल्यू निकलती है, तो भैया उस हिसाब से हम आपकी इक्विटी शेयर आपको अलॉट करेंगे। क्लियर है? तो सही वैल्यू निकाली जाए इसलिए एक एक्सपर्ट को, एक प्रोफेशनल को आप रखोगे। ठीक है? कब? जब इन्होंने कहा कंसिडरेशन हम आपसे ले नहीं रहे, हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, बस हम आपका क्या देख रहे हैं कि आपने वैल्यू एडिशन करवाया। क्लैरिटी है? पक्का? दो टॉपिक, पहला क्या लिखा इन्होंने? मीनिंग बताया। दूसरा उन्होंने क्या बताया? वैल्यू एडिशन के लिए आप किसको अप्रोच करो? कंपनी एक्सपर्ट को, प्रोफेशनल को अप्रोच करेगी। ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा आप एम्प्लॉय को देना चाहते हैं तो इनकी भी अपनी एम्प्लॉय की एक डेफिनेशन है। हमने
जब इसॉप पढ़ा था तो उसमें भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन थी। अब उनकी डेफिनेशन में और उनकी डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना। अगर इसॉप इशू करेगी आपकी कंपनी आईटेक्स, तुम कंपनी के मेंबर हो, डायरेक्टर हो, सब हो, ठीक है। अब तुम्हारी कंपनी ने डिसाइड किया इसॉप, तो भाई आपको एम्प्लॉय की डेफिनेशन वही लेनी जो वहां हमने पढ़ी थी। इसॉप की मुझे एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताओ फटाफट। परमानेंट, डायरेक्टर, अदर देन इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। और एक्सक्लूड की भी लिस्ट थी। होल्डिंग सब्सिडी हो गई, 3 पॉइंट हो गए इंक्लूड के, एक्सक्लूड के 2 पॉइंट थे। बताओ। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो पॉइंट के अंदर आ गया था, एक्सक्लूड के 2 पॉइंट तो कुछ प्रमोटर, डायरेक्टर। प्रमोटर को तो बिल्कुल मत दो, ऑलरेडी कंपनी का सगा है। हम क्या कह रहे हैं, भैया कंपनी में काम करो, रुके रहो, भैया प्रमोटर तो रुका रहेगा, और डायरेक्टर भी। लेकिन वो डायरेक्टर की कंडीशन थी 10%। ठीक है, 10% तक की, 10% की मोर देन 10%। मोर देन 10%। अगर 10% है तो अलॉट कर सकते, मोर देन 10%। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का। चलो, तो वो इसॉप की थी। अब आपको ये याद रखना भैया, इसॉप के लिए डेफिनेशन एम्प्लॉय की अलग और सर्टिफिकेट के लिए अलग, वहां पे दो थी, इंक्लूड और एक्सक्लूड। यहाँ पे बस एक ही डेफिनेशन है। चलो, इनके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय सेम लिखा है। अभी पहला पॉइंट तो सेम है, क्या लिखा है? परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। देन क्या लिखा है? डायरेक्टर, आ जाओ आ जाओ, डायरेक्टर, चाहे वो होल टाइम हो चाहे होल टाइम ना हो। अब मुझे ये सेकंड वाले पॉइंट में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, इसॉप और इसमें क्या डिफरेंस है? उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तुम मोटिवेट कर रहे हो, क्या मोटिवेट कर रहे हो? कि तुम रुके रहो, 5 साल तक यहाँ काम करो। ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ इन्होंने बोला हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। इन पुराने सालों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने एकदम अपना फेयर व्यू रखा है। क्या फेयर व्यू रखा उसने? अच्छे डिसीजन वगैरह वगैरह। अब इसमें अगर इसकी इंडिपेंडेंस में बात आती है तो आ जाए भैया अगले बार से इसमें काम मत करना, लेकिन हम आपको सर्टिफिकेट शेयर दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन होता है। ऐसा जबरदस्ती ऐसी पकड़ा नहीं दिया जाता है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, मेहनत, आपकी मेहनत, हम खुश है आपके काम से, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ले चाहे ना ले, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारी कंपनी एज ए रिवॉर्ड उसे दे रही है। तो ये याद रखना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां एक्सक्लूड था, कहाँ? इसॉब में। उसे कंपेल नहीं कर सकती, आओ 5 साल के लिए यहाँ पे काम करो। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? सेम, एम्प्लॉय चाहे सब्सिडी होल्डिंग हो, जो डायरेक्ट ऊपर हमने डिफाइन पढ़ा, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन हमेशा कंपैरिजन वाइज पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि मोर इन्फॉर्मेशन मोर कंफ्यूजन अब आपकी स्टार्ट हो गई है। चलिए स्टार्ट करें। हेडिंग क्या लिखा है? चलिए, डायरेक्टर आता है आपके पास और आपको बोलता है कि चलिए हमें सर्टिफिकेट शेयर इशू करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करवाना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओगे। अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने से पहले क्या फॉर्मेलिटी है? नोटिस, ठीक है। पहले तो बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, वेरी गुड। नोटिस, नोटिस के साथ साथ क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, घर पहुंचा दिया आपने। फिर वो शेल्डर आते हैं मीटिंग में, और फिर क्या पास होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे तो उसमें ये सारे मैटर लिखे होने चाहिए। क्यों लिखे होने चाहिए? समझो, यहां मैंने आपके सामने डिस्कस किया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तो सारी बातें मैंने लिख दी है, आप पढ़कर आ चुके हो। यहाँ मीटिंग में बैठोगे, वोटिंग करोगे। अब जब वोट करोगे तो मैं एज अ CS इस पूरी मीटिंग पे नजर गड़ाए बैठी हूँ। फिर मैं कहूंगी कि हाँ, सब लोगों ने फेवर में डिसीजन दिया, 75% लोगों ने क्या बोल दिया है? हाँ बोल दिया है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है। इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट स्पेशल रेजोल्यूशन का प्रूफ होता है रिटर्न में, जो तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस करी, इसे ओरल में किया है ना आप लोगों ने, आपने हैंड रेस किया वगैरह वगैरह जो भी किया, इसको मैं रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्रॉपर ड्राफ्ट करना पड़ता है, सीखेंगे वो भी, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोटिस, देन उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन, सब ड्राफ्ट करना पड़ता है, सब हम सीखेंगे। लेकिन अभी समझो कि हाँ, एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी आपको बनाना पड़ता है रिटर्न फॉर्म में। जब आप बनाएंगे तो प्लीज उसमें लिखना, क्या लिखना? कितने नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट में दे रहे हो, देन करंट मार्केट प्राइस क्या है, आपने इन एम्प्लॉय से क्या कंसिडरेशन लिया है, नो हाउ लिया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क क्या किया, वैल्यू एडिशन लिया, या फिर थोड़ा बहुत पैसा लिया है, डिस्काउंट में दे दिया, वट जो भी है कंसिडरेशन लिखो, इफ एनी। क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज टू हुम इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड, हमें नाम बताओ किन एम्प्लॉयज को दे रहे हो, किन डायरेक्टर्स को दे रहे हो। प्रॉपर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जब आप रिटर्न फॉर्म में ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? अगर आपकी कंपनी क्या है? लिस्टेड है, तो लिस्टेड कंपनी, तुम्हें कंपनी जेड की तो बातें माननी है, साथ में सेबी जो कुछ बोलेगा उन सबको भी कंप्लाई करना। नेक्स्ट, स्ट्रेट इक्विटी शेयर हैव क्या लिखा है? सेम राइट लिमिटेशन,
तुम लोग सब मेरे कंपनी के शोल्डर हो। मैंने ओमकार भैया और रक्षिता दी को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया। अब जैसे ही वो शोल्डर बनते हैं, आज मैंने उनको दिया, कल से वो भी मीटिंग में तुम्हारे साथ पैरेलली बैठेंगे। जो फायदे तुमको होते थे वो फायदा है उनको भी, जो नुकसान तुमको होता था वो नुकसान उनका भी। तो सब कुछ सेम है, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। बस आपने डायरेक्ट मार्केट से खरीदा है और हमने उनको क्या दिया है, स्वेट दिया है, ऑप्शन दिया है तो आपके पास भी इक्विटी शेयर है, तो उनके पास भी। डिविडेंड तुमको दूंगी तो उनको भी दूंगी, मीटिंग में तुमको बुलाऊंगी तो उनको भी बुलाऊंगी, बोनस तुमको दूंगी तो उनको भी दूंगी। तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। क्या ये परिभाषा समझते हैं अपन? परिभाषा मतलब क्या? सेम प्रपोर्शन, सब कुछ सेम पैरेलली ट्रीटमेंट मिलेगा जो आपको मिल रहा था। ठीक है, विद द अदर इक्विटी शोल्डर। ये अदर इक्विटी शोल्डर आप हो। इन्होंने कहा स्वेट इक्विटी शेयर जिन एम्प्लॉयज को मिला है उनको और आपका ट्रीटमेंट एकदम सेम होगा, चाहे वो फायदा हो चाहे वो नुकसान ही क्यों ना हो। क्लैरिटी है? चलिए हेडिंग बताइए क्या लिखा है। आज स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, सितंबर। हाँ बेटा, परिभाषा मतलब क्या होता है? सेम ट्रीटमेंट देना। ठीक है, चलो। स्पेशल रेजोल्यूशन रिमेन वैलिड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ। समझो, आज सितंबर में मैंने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया, डन। इन्होंने कहा कि फटाफट 1 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉइज को दे देना। आज मैंने तुमसे डिस्कस किया कि रक्षिता ओमकार भैया का काम बहुत ही अच्छा है, पिछले बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए, चलो उन्हें सर्टिफिकेट शेयर इशू करते हैं। आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा दिया, तो अब मुझे ये काम जल्दी से जल्दी करवाना है, प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में मुझे क्या करवाना होगा, उन्हें ड्राफ्ट फॉर्म देना होगा, उन्हें सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करना होगा, फिर उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, फॉर्मेलिटी होंगी, आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे, सारे कंप्लाइंसेस करूंगा मैं जो भी यहाँ पे बोला है। तो ये सारे काम करने में लगता है टाइम। इन्होंने बोला कि हमने आपको दिए 12 महीने। आज सितंबर में अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो मुझे ये काम कब तक कर लेना चाहिए, ओमकार और रक्षिता दी को कब तक दे देना चाहिए? नेक्स्ट ईयर सितंबर से पहले पहले। मान लो मैं लेट हो गई, कंपनी में कुछ एनुअल फंक्शन आ गया, कुछ भी वट एवर सिचुएशन, फाउंडेशन डे आ गया, जिस चक्कर में मैं बिजी हो गई, कुछ और काम आ गए, तो इन्होंने कहा कि एक बार 12 महीने खत्म, तो ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन की जो वैलिडिटी ना, खत्म। अब मुझे दोबारा से मीटिंग करवानी होगी, दोबारा से पूछना होगा कि यार मैं ओमकार भैया रक्षिता दी को दे दूं, तुम कहोगे पुराना वाला क्या हुआ, फिर मैं आपको जस्टिफाई करूंगी रीजन। तो साफ साफ इन्होंने कहा कि हाँ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन की जो वैलिडिटी है, मेकिंग द अलॉटमेंट विद इन दी पीरियड, ठीक है, नॉट मोर देन 12 मंथ्स। एक बार अगर वो गया तो आपको फ्रेश दोबारा से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब टाइम पीरियड 1 साल का है, 12 महीने का। अब 12 महीने लिखा है तो आपको भी 12 महीने ही लिखना है, 1 साल मत लिखना। ठीक है, चलिए बाजू में जो क्या लिखा है, ये शेल लिखा है। अगर शेल लिखा है मतलब करना ही करना है, अगर मे लिखा है ऑप्शन। हमेशा लॉ की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रीड करना। अगर लिखा है शेल मतलब कंपनी को ये काम करना ही पड़ेगा। अब मुझे इसॉप याद दिलाओ, इसॉप में लॉक इन पीरियड में क्या लिखा था, मे लिखा था, मतलब कंपनी चाहे तो कर सकती है, और अगर कर सकती है तो 1 साल लिखा था। इन्होंने क्या बोल दिया, रीड करो लैंग्वेज, दिस इक्विटी शेयर issued to the director or employee shall be locked for 3 years from the date of allotment। मैंने रक्षिता दी और ओमकार भैया को दे दिया। इसका मतलब अब वो क्या मार्केट में जाके तुरंत बेच सकते हैं? 3 साल तक के लिए वो कहीं बेच नहीं सकते। भाई तुम्हारी मेहनत का तुम्हें दे रहे, लेकिन तुम्हें लग रहा है मार्केट में बहुत अच्छे रेट है, बेच के निकल लो, भाई तुमको तो उसका फायदा मिला ही नहीं। ठीक है, 3 साल बाद जो करना है करो। इन 3 सालों में क्या वो शेयर होल्डर है, मेंबर है? हाँ। क्या उन्हें डिविडेंड मिलेगा, क्या उन्हें वोटिंग राइट मिलेंगे? हाँ। बस वो बेच नहीं सकते। लॉक इन किस चीज को हमने लॉक, किसको, क्या, कौन सी पावर को? बस बेचने को, सेल को। दैट्स इट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लिमिटेशन ऑन द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर। इन्होंने बोला भैया एक लिमिट है, कंपनी शेल नॉट इश्यू सर्टिफिकेट शेयर एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर। 1 साल में वो ज्यादा से ज्यादा कितने ही एम्प्लॉयज को, सारे एम्प्लॉयज का इकट्ठा करो, साल में जितने बार भी क्या, 1 साल में 15 से ज्यादा सर्टिफिकेट शेयर इशू नहीं कर सकती। पता चला आप सारे एम्प्लॉय को बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो, हमने लिमिट कर दिया। लेकिन इन्होंने एक और चीज बोली, हाँ 15% है, 15%, या फिर क्या बोला है, हम पूरी वैल्यू देखेंगे कितना है, 5 करोड़, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। समझो 15% या फिर 5 करोड़, विच एवर इज हायर। या तो हम परसेंटेज में देखेंगे या तो हम वैल्यू में देखेंगे।
जो हायर होगा उतना हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि इतने तक के शेयर्स आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को इशू कर सकते हो 1 साल में। अगर लैंग्वेज देखोगे तो उसमें साफ लिखा है इन अ ईयर, ठीक। लेकिन कंटिन्यू उन्होंने एक और बात बोली है, आओ, इश्यू सेट इक्विटी शेयर इन अ कंपनी शेल नॉट एक्सीड, मैंने इस साल किया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी किया, फिर नेक्स्ट ईयर भी किया। इन्होंने कहा कि सुनो, आपको जितनी बार करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में तो 15% और 5 करोड़ विचवरी हाई, 1 साल की तो लिमिट हमने बता दी। लेकिन कभी भी 1 साल 2 साल 3 4 7 साल जो करना है करो, कभी भी आपकी कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कभी भी आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए। 1 साल की लिमिट क्या है, 15% या 5 करोड़ विच एवर इज हायर। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी करना है, फिर से आप 15% लेकर आते हो, फिर 15 लेके आते हो। हमने हमेशा की एक लिमिट बांध दी, ओवरऑल 25 से ज्यादा मत बढ़ना। आज हमने इस साल मैंने 15% कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर में कितना करूंगी, 10 ही कर पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। कभी भी 25 से ज्यादा नहीं करेंगे। क्लैरिटी है? एनी एनी टाइम। देखो, हमें परसेंट देख रहे हो, तुम परसेंट देख रहे हो, एक बात बता दो, किसी के पास 5%, किसी के पास 10%, इतना भी अगर शेयर होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है। तुम ना एक शेयर खरीदते हो, 2 शेयर खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल एमआरएफ की बात करूं तो 80,000 का एक ही शेयर हो रहा है, 1 लाख का एक ही शेयर मिल रहा है, 2 लाख का एक ही शेयर मिल रहा है, 2 लाख का एक शेयर, ये कुछ भी परसेंट नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली। मैं ये कह रही हूँ कि ये 1% भी नहीं है, 0.01 भी नहीं एक्चुअली में, मतलब किसी के पास 5% मतलब करोड़ों में है। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है ना, यहाँ नहीं, यहाँ छोटी दिख रही है। क्लियर है? तो 1 साल की लिमिट क्या बोली, 15% या फिर 5 करोड़, विच एवर इज हायर। लेकिन किसी भी टाइम आपकी से नहीं ज्यादा होने चाहिए। अगर तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें इंसिस्ट कर रहा है, भैया हमें ज्यादा इशू करना है, हमें ज्यादा एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है ताकि वो और अच्छे से काम करे, उनको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, तो भाई आप क्या कहोगे, कभी भी आप इससे पहले इससे पहले सर्टिफिकेट लाए थे क्या, एक बार चेक कर लो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लिमिट है ना। ये यहाँ पे एम्प्लॉय की बात करें, हम इससे और दूसरी जगह पे जाते हैं, जैसे डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट 74। उसका क्या लॉजिक बताया था मैंने, कि 75 हो जाएगा तो उसे किसी की जरूरत ही नहीं होगी, वो तो भगवान बन जाएगा कंपनी के लिए, जो ये बोलेगा जो ये कहेगा वही होने वाला है। समझ में आए? तो हर किसी की लिमिट है, तो सबकी अपनी अपनी एक लिमिट है, इस लिमिट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा कभी भी हम आपको इससे ज्यादा तो नहीं होने देंगे, मतलब कि मान लो 5 करोड़ में 25% से ज्यादा एक्सीड हो रहा है, कम करवाया जाएगा। मैं कह रही हूँ 5 करोड़ अलाउड हो रहा है, लेकिन हम जब क्या देख रहे हैं, पूरे साल में इसका तो 30% निकल रहा है, 5 करोड़, तो 5 करोड़ अलॉट नहीं किया जाएगा, कहेंगे भैया 1 करोड़ करो, 2 करोड़, 4 करोड़, जो भी वट एवर आपको पता, सब 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 मिलाकर सब। बोल रहे आप स्ट्राइट दे रहे हैं, हम आपके स्ट्राइट को देखेंगे, अब आप डायरेक्टर को दे रहे हो, एम्प्लॉय को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, हमें ये नहीं देखना, ठीक है। चलिए, ये स्टार्टअप कंपनी कौन होती है, जो अभी अभी स्टार्ट हुई है। देखो, स्टार्टअप कंपनी की अपनी एक डेफिनेशन होती है। स्टार्टअप कंपनी मतलब कोई भी कंपनी स्टार्ट करे इनोवेटिव आइडिया को लेके, मार्केट में कुछ नए आइडियाज लेके आ रहे हो। तो हमारी मोदी सरकार उन्हें क्या कह रही है, हम आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, ठीक है, हम आप बस, और स्टार्टअप चाहे लोग नए आइडियाज लेकर आए, तो हम आपको बहुत छूट दे रहे, किसमें छूट दे रहे, रूल्स रेगुलेशन में। वेरी गुड, ठीक है। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था प्रमोटर को कि भैया तुमको तो इशू किया जा सकता है 10 साल तक, यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही बोला है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इशू, में लिखा है, में मतलब क्या, ऑप्शन, ऑप्शन, में मतलब ऑप्शन ना, शेल मतलब कंपलसरी, में इशू सर्टिफिकेट शेयर नॉट एक्सीडिंग, मतलब ऊपर जो भी हमने क्या पढ़ी, 25% की लिमिट पढ़ी, इन्होंने बोल दिया भैया हमने ये लिमिट क्या कर दी 50%, लेकिन किसकी, कब तक के लिए, 10 सालों के लिए। जैसे आपके 10 साल खत्म होते हैं, आपका इनोवेटिव आइडिया बहुत 10 साल पुराना हो चुका है, अब कुछ नया नहीं है, इस 10 साल के बाद आप एक नॉर्मल कंपनी बन चुकी हो, और इस नॉर्मल कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, नॉर्मल कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। मतलब कि अगर 50% तक के शेयर्स किसके पास है, एम्प्लॉयज के पास, उसे क्या करना पड़ेगा, 25 में लाना होगा। कैसे लाएंगे जरा बताओ, मार्केट में नए शेयर इशू कर कर, वापस भी ले सकते हैं बाय बैक,
अब कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, या तो बायबैक करेंगी, ठीक है, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो नए शेयर और इश्यू करेंगी ताकि उनके परसेंटेज थोड़े से कम हो जाए। तो वो अब कंपनी की मर्जी उसे कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। क्लियर है? चलिए, कुछ नहीं, अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया। क्या बोला? सर्टिफिकेट शेयर की एक लिमिट है। इन्होंने कहा भैया एनी टाइम तो कितना, 25%। एक साल की बात करें तो 15% और 5 करोड़, विच एवर इज हायर। स्टार्टअप वाली बात याद रखने का, 10 साल तक के लिए छूट। चलिए, सेट इक्विटी शेयर, चाहो तो आप क्या दो, पैसे ले लो आपसे। अगर ओमकर भैया और हमारी जो रक्षिता है उनसे मैं पैसे ले लूँ, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा नहीं लूंगी डिस्काउंट में, या तो क्या करूंगी, कुछ पैसे नहीं लूंगी और उनकी जो मेहनत है उसका वैल्यूएशन करूंगी। वैल्यूएशन कराने के लिए हमें एक अलग से एक्सपर्ट प्रोफेशनल अपॉइंट करना होगा, ठीक है। चलो, इन्होंने कहा नॉन कैश कंसिडरेशन आप ले लो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बैलेंस शीट में एंट्री कैसे करोगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे क्या दिखाओ, एसेट दिखाओ और बैलेंस शीट में शो करो, या फिर ये बात एप्लीकेबल नहीं हो रही आप पे तो आपको उसको क्या शो करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाने का। खर्चा तो दिखाना है ना, हम उनसे पैसे नहीं ले रहे, रक्षिता दी और ओमकर भैया से हम पैसे नहीं ले रहे, लेकिन अब ये पैसे आए कहां से। तो उन्होंने कहा कि या तो एसेट दिखा दो, या तो एसेट नहीं दिखाओगे तो खर्चा दिखा दो। एसेट दिखाओगे तो कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट में। खर्चा दिखाओगे, एक्सपेंस दिखाओगे तो कहां दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लैरिटी है? चलिए, स्वेट इक्विटी शेयर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, अब ये समझना क्या लिखा है, मैनेजर रेम्यूनरेशन। कंसेप्ट थोड़ा सा समझो। क्या हम डायरेक्टर को भी दे सकते हैं सर्टिफिकेट शेयर? डायरेक्टर ने भी तो मेहनत करी, चलो डायरेक्टर को दे रहे हो। होता क्या है, अभी आगे चल के हम एक प्रॉपर कंसेप्ट पढ़ेंगे, मैनेजर रेम्यूनरेशन। मैनेजर रेम्यूनरेशन की अगर मैं बात करूं तो केएमपी को चलो पकड़ते हैं। केएमपी को फुल फॉर्म बताओ, की मैनेजर पर्सन। इसमें ऑफिसर्स आ जाते हैं, एमडी आ जाते हैं, प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, ठीक है। चलो, मैंने एमडी को पकड़ा, किसको पकड़ा, एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत समय से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने शेयरहोल्डर की मीटिंग करवाई और शेयरहोल्डर की मीटिंग से बोला इस एमडी को हमें सर्टिफिकेट शेयर अलॉट करना है, कर सकते हैं। तुमने 75% से हाँ बोल दिया, तो फिर अब हम यहाँ पर देने को तैयार है, ठीक है। समझना, अब एमडी की ना, वो एमडी जो है वो कंपनी का क्या है, एम्प्लॉई है। एमडी क्या है, एम्प्लॉई है। क्या एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, क्या रेम्यूनरेशन मिलता है, ओब्वियसली मिलता है, ठीक है। अब होता क्या है, कंपनी को चलाने वाले कौन है जरा मुझे बताओ, पूरा पैसा का डिसीजन कौन लेता है, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर हो सकता है अपनी जो सैलरी है बहुत ज्यादा रख ले कि खर्चा हो गया, आपने इतने हाई क्वालिफाइड डायरेक्टर रखे हैं आपकी कंपनी में, तो ये सारी की सारी सैलरी ना ये लेकर जाते हैं, तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। इनको जो प्रॉफिट चाहिए था उन्होंने सैलरी में ऐड कर दिया, हो सकता है, गलत काम तो हो सकते हैं ना। तो कंपनी लॉ बोलता है, कंपनी लॉ बोलता है कि ठीक है, ये लोग अपने मनमानी मनमानी कर सकते हैं अपनी सैलरी में, तो हम एक काम करते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि ये परसेंट का, इन्होंने बोला अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट बस लेंगे, 11% ही बस लेंगे। ये बात कंपनी लॉ में लिखी है। अगर आपको इनका काम बहुत अच्छा लग रहा है, एमडी बोल रहे भैया मेरा 11% में नहीं होने वाला, तो एक काम करो, 11% से बढ़ाना है तो शेयर होल्डर से पूछो और क्या करवाओ, एसआर पास करवाओ। क्या बात समझ में आ रही है? वापस, जो कंपनी के जो डायरेक्टर है, एमडीज हैं, जो कि कंपनी को अच्छे से ओन कर रहे हैं, ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपना सैलरी, अपना रेम्यूनरेशन बहुत मांग सकते हैं, खुद ही मांगे और क्या, बैलेंस शीट में दिखा दिए, खर्चा ये खर्चा खर्चा, करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं ये लोग। लेकिन 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 कंपनी ने बोला, कंपनीज एक्टर ने बोला हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने एक रेट फिक्स कर दिया। रेट क्या फिक्स किया, 11% ऑफ प्रॉफिट कर दिया, ठीक है, कि भैया जितना प्रॉफिट है उसका 11% आप लोगों से एक ज्यादा अपनी लोगे। लेकिन अगर आपको स्टिल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बहुत डिजर्विंग इंसान हो, आप दूसरी कंपनी में ज्यादा अच्छे ऑफर आ रहे हैं, आप यहाँ पे फिर भी बने हुए हो, तो एक काम करो, 11% से ज्यादा की डिमांड है आपकी, तो कुछ नहीं, ऐसे मीटिंग कराओ, शोल्डर से एसआर पास कराओ, हम आपका 11% से बढ़ा देंगे। अब मेंबर्स को आप जस्टिफाई करो अपने काम को, वो अगर खुश होंगे आपके काम से तो वो बढ़ा सकते हैं, या फिर वो नहीं भी बढ़ाएंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप 11% से ले नहीं सकते ज्यादा। क्लैरिटी है? पक्का। अब इन्होंने कहा इस एमडी को अलग से रेम्यूनरेशन तो मिल रही है, सैलरी तो मिल रही है, सैलरी रेम्यूनरेशन एक ही है, ठीक है। अब साथ में इसको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो सर्टिफिकेट शेयर जब हम इस डायरेक्टर की, एमडी की क्या करेंगे,
सैलरी रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इन्होंने कहा भैया सुनो, हम मान लेंगे कि ये क्या है, आपकी सैलरी का ही पार्ट है। बात समझ में आ रही है? अलग से कुछ नहीं है, मतलब वो 11% एक्सीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही सब कुछ हो, आप ही को लगा है। भाई एमडी खुद ही है ना कंपनी को ओन करने वाला। मैं कह रहा हूँ अपने मुकेश अंबानी की बात करते, अपनी रिलायंस कंपनी का एमडी है, वो चाहे तो सारे सर्टिफिकेट शेयर अपने नाम करवा दे, नए शेयर इशू कर रहा हूँ मेरे नाम पर, मैंने इतनी मेहनत खून पसीना बहाए, ठीक है। तो हो सकता है वो ये ऐसा कर ले। तो उन्होंने कहा कि सुनो 11% की लिमिट ना दोनों को मिलाकर देखेंगे, जो आपको अलग से सैलरी मिल रही है वो भी, और मान लिया जाएगा सर्टिफिकेट शेयर भी आपका क्या है, सैलरी का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर वो 11% से ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो अब इसको क्या करवाना पड़ेगा, एसआर पास करवाना होगा। मीटिंग करवाएगा, वो कहेगा भैया मैं इसको सर्टिफिकेट शेयर दे रहा हूँ, लिमिट एक्सीड हो रही है तो प्लीज एसआर पास करो। रीड करेंगे मेरे साथ। द अमाउंट ऑफ दिस सेट इक्विटी शेयर इशू शेल बी ट्रीटेड, मान लिया जाएगा वो क्या है, पार्ट ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन, आगे चल के सेक्शन जो मैंने अभी एक्स्ट्रा बात बताई, यहाँ पे 11% वाली बात नहीं बताई है, ये आगे चल के पढ़ेंगे सेक्शन 197 198 में कंपनीज एक्ट के। क्लियर है? चलो, फॉलोइंग कंडीशन टू बी फुलफिल, ध्यान रखना ये तब होगा जब हम किसको इश्यू कर रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर को, मैनेजर को, क्योंकि यही मैनेजर रेम्यूनरेशन में आते हैं। बात समझ में आ रही है? एंड याद रखना, नॉट टेक द फॉर्म ऑफ एसेट, ये एसेट के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि भैया आपकी कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर को अगर क्या दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट शेयर दिया जा रहा है, तो जो उसकी सैलरी है उस दोनों को ऐड किया जाएगा, और लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जो हम आगे चल के 197 198 में पढ़ेंगे, जो मैंने पहले 11% बता दी। शेयर की वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड अभी नहीं मिल रहा ना, डिविडेंड तो कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, शेयर की वैल्यू बस देखते हैं, ठीक है। मैंने अगर आपको 1 करोड़ के शेयर्स दिए तो भैया सैलरी कितनी जा रही थी, 1 करोड़, टोटल कितना हो गया, 2 करोड़। अब ये 2 करोड़ 11% के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू। अगर ये 2 करोड़ 11% के ऊपर जा रहा है तो अब आपको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप लोग की परमिशन ना मिल जाए। वही तो मैं कह रही हूँ, लिमिट तो क्रॉस हो रही है ना, लिमिट क्रॉस हो रही है तो आप तब तक नहीं ले पाओगे जब तक शेयर की अप्रूवल, फिर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा आपको। सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि सैलरी में काम कर रहे हो भैया आप, एज एन एम्प्लॉय आपको सैलरी मिलेगी, 11% के अंदर है। हाँ, लेकिन शेयर आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, लेकिन शेयर अलॉट कर दिया जाएगा, अगर हाँ ना बोल दिया तो सर्टिफिकेट शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सैलरी का पार्ट है, हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ने देना चाह रहे। देखो डिविडेंड कहाँ से आ गया, डिविडेंड क्या होता है ये बताओ पहले। प्रॉफिट होता है ना। इन्होंने ये कहा पहली कंडीशन हमारी क्या है, कि डायरेक्टर मैनेजर को जो सर्टिफिकेट शेयर मिल रहा है मिलना चाहिए, एंड इश्यूड फॉर द कंसिडरेशन, इन्होंने क्या बोला, अदर देन कैश। ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट में आ जाओ। यहाँ आपका अगर अदर देन कैश है तो दो ऑप्शन थे, या तो क्या ट्रीट करो, एसेट ट्रीट करो, या तो क्या एक्सपेंस ट्रीट करो। तो इन्होंने कहा कि भैया हम ये मान के चल रहे हैं आपको अदर देन, वो ये बोलना चाहते हैं, इसका फोकस ये कि आप एसेट वाली ट्रीटमेंट में हो और आपका सारा का सारा आप प्रॉफिट एक्सपेंस नहीं दिखा रहे हो इसे, आप इसे एज एन एक्सपेंस दिखाओगे, इसे आप क्या दिखाओगे, एज एन एसेट। बैलेंस शीट में दिखा रहे हो तो ही हम ऐसा करेंगे, अगर एक्सपेंस दिखाएंगे तो ये वाली बातें फिर आप पे एप्लीकेबल नहीं है। ऊपर वाली बात से इन्होंने यहाँ पे कनेक्ट किया। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? फिर से कनेक्ट हुआ है, सेम बात है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, सेट इक्विटी शेयर कंपनसेशन एस्पेक्ट। अगर आपने इसको क्या नहीं ट्रीट किया है, एसेट ट्रीट नहीं किया है, आपने क्या दिखाया है, एसेट ट्रीट नहीं होगा तो क्या दिखेगा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस आपको क्या दिखेगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कंपनसेशन दे रहे हो आप, ये दिखा रहे हो। आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो, या तो आप ट्रीटमेंट दिखा रहे हो एसेट, या तो आप ट्रीटमेंट क्या दिखा रहे हो, एक्सपेंस। अगर एसेट नहीं दिखाओगे तो खर्चा दिखाओगे कि हमने अपने एम्प्लॉय को एज अ कंपनसेशन पैसा दिया, ठीक है। दूसरा नीचे ये लिखा है अगर एसेट दिखा रहे हो तो भैया बैलेंस शीट में दिखाओ। सेम बात को अलग अलग तरीके से रिपीट करें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रही कि बैलेंस शीट में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। क्लैरिटी है? बोर्ड रिपोर्ट से क्या क्लिक हो रहा है, इतना रिपीट हो चुका है बोर्ड रिपोर्ट, पूरे साल भर की रिपोर्ट। कौन रिपोर्ट तैयार कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया सीएस हेल्प करेगा इसमें पूरा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता ही नहीं ना कंपनी लॉ क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो सीएस पूरे सेल्फ करे, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कि भैया आपके रिपोर्ट में सब होना चाहिए। तो जो भी अभी तक हमने ऊपर पढ़ा वो सारी चीजें बोर्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए। अब ये पूरी की पूरी आप रीड करोगे, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट में आप सारी डिटेलिंग लिखोगे। इसको छोड़ो, मत देखो और मुझे खुद से बताओ
क्या क्या डिटेल होगी कि आपकी कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर कितने इशू किए, कितने एम्प्लॉइज हैं, कौन थे वो, नाम बताइए, किसको कितना किया है, ठीक है, सारी पूरी डिटेलिंग आपको बतानी पड़ेगी। इन्होंने कहा एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, इस रजिस्टर में किसका नाम होगा, स्टेट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉइज के नेम होंगे, ठीक है। देखो टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बस चेंज करते जाना है, ठीक, ये भी रीडिंग में जाएगा, रीड बाय स्टूडेंट ठीक है। और ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, आरबीएस रीड बाय स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बताओ क्या होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोटिस के साथ जाएगा। अब इसमें स्वेट इक्विटी शेयर की पूरी डिटेलिंग बताओगे, ठीक है, जो टॉपिक उससे रिलेटेड मैटर्स होंगे। अब देखो यही सारी चीजें रिपीटेटिव कि भैया कब बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें हमने डिस्कशन किया, क्यों कर रहे हो, रीजन बताओ कि भैया उनकी मेहनत है जो भी है, क्लास ऑफ शेयर्स, देन बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ क्या क्लास, कौन से डायरेक्टर कौन से एम्प्लॉय, सबके नाम बताओ, ताकि घर पे जो शेयर होल्डर बैठा है ना वो पढ़कर उसे लगे अच्छा इसको तो फिर से मिल रहा है, अब मैं जाता हूँ अगेंस्ट में वोट करने। तो घर से पहले से पढ़ के आए, रीड करके आए, स्ट्रेटेजी बनाकर आए, दो चार लोगों के साथ फोन पे बात कर ले, है ना, कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आकर क्या करेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है, मत करना है प्लानिंग प्लॉटिंग, ठीक। चलो रीड कर लोगे, चलो अब मुझे बताओ, जब हमने स्टार्ट किया था कि कंपनी चाहे तो क्या क्या कर सकती है, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज इश्यू कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने किससे शुरुआत किया था, याद आ रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या था, किसके पास जाने का, एक चीज खाई हुई है वैसे तुम्हारे बुक में, बता देती हूँ। चलो हमने पढ़ा था सिक्योरिटीज इशू करना है, अगर सिक्योरिटीज इशू करना है तो इन्होंने क्या बोल दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या था, गिनती के लोगों के पास जाते हो, ठीक है, हमने पढ़ा था कि कभी वो 200 से ऊपर ना जाए, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी एक लिमिट नहीं बताई थी। लिमिट एक्चुअल में अगर मैं बताऊं 50 है, कुछ बातें यहाँ लिखी है, कुछ बातें यहाँ पे नहीं लिखी है, ऐसा क्यों होता है, देखो, नहीं नहीं समझा, एक होता है एक्ट, एक होता है एक्ट और एक होते हैं रूल्स। एक्ट बोलता है क्या करना है, रूल्स बोलता है कैसे करना है। एक्ट ने बोला प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, रूल्स बोल रही हैं कि जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो प्लीज ट्राई करना 50 लोगों को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन ये 50 हमने आज तो लिमिट आज की तय कर रखी है 50, लेकिन आगे चल के इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 200। अब आपकी बुक ने 200 दे रखा है, 50 नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि वो कभी रूल्स बताता है और कभी नहीं बताता, कभी इस चैप्टर में बताएगा या फिर कभी आने वाले चैप्टर्स में। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है, या तो यहाँ टॉपिक बताएगा या फिर कहीं और बताएगा, कहीं ना कहीं आपको बता तो दिया जाएगा, ठीक है। तो हम एक साथ ही लिख लेंगे तो वेरी गुड, या फिर वो चैप्टर आएंगे तो वैसे भी रिवाइज हो ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बस सिंगल चैप्टर तो पढ़ के जाओगे नहीं, पूरा एक साथ होलसेल पढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिविजन हो जाता है। वापस प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, आप जनता के पास नहीं जा रहे हो, प्राइवेटली लोगों के पास जा रहे हैं, और आप जब सेलेक्ट कर रहे हो तो कितने लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, 50, ठीक है। चलिए इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या था, डिफरेंट वोटिंग राइट दे रहे थे, डिविडेंड या फिर वोट जो भी वटेवर था। प्रेफरेंस शेयर्स क्या था, प्रेफरेंस, दो प्रेफरेंस, डिविडेंड और वाइंडिंग अप के टाइम पर रीपेमेंट की, ठीक है। चलिए राइट इशू क्या, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को देना जिसमें रिनाउंस वाला राइट मिलेगा, वेरी गुड। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या था बताओ, रिटेन करने के लिए कि आओ 5 साल के लिए काम करो, फ्यूचर डेट में आप खरीदोगे, प्री डिटरमाइंड प्राइस में खरीदोगे, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, अभी ये आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बोनस, हमने अपने प्रॉफिट को क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है, और आपसे कोई पैसा नहीं ले रही। स्टेट इक्विटी शेयर अभी हमने खत्म किया, आपकी पसीना जो आपने बहाया है उसके लिए हम एज आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कंफ्यूजन क्या राइट इश्यू और बोनस इश्यू में हो रही है क्या, नहीं हो रही, क्लियर है। क्या इसॉब और स्टेट इक्विटी में हो रही है क्या, नहीं। क्या डिफरेंशियल वोटिंग राइट में हो रही है क्या, नहीं। अब मुझे ये बताओ प्रेफरेंस शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट और तीसरी चीज क्या है, प्रेफरेंशियल बेसिस। थोड़ा सा अब इन टर्म्स को समझना, क्योंकि इन तीनों में कंफ्यूजन होने के चांसेस है, अगर बाकी सब में नहीं हुआ तो वेरी गुड, इसमें भी नहीं जाएगी, ठीक है। वापस से एक बार आऊंगी,
प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वही जो इक्विटी और बाजू में क्या होता है प्रेफरेंस, जो हम आपको डिविडेंड के फॉर्म में प्रेफरेंस देते हैं या फिर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो रिपेमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस देते हैं। तो ये प्रेफरेंस में क्लैरिटी है आपको, प्रेफरेंस में क्लैरिटी है। एक्चुअल में जो रियल लाइफ में स्टूडेंट्स को है ना एक्चुअली में कंफ्यूज करता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल बेस ही होता है। दोनों दिखने में आपको एक जैसे ही लगेंगे, बस इनके काम करने के तरीके अलग है। यहाँ पे भी हम पब्लिकली नहीं जा रहे, कुछ सिलेक्टेड लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। प्रेफरेंशियल बेसिस में भी देखो, ये प्रेफरेंस लिखा हो, ये प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस मतलब वही जिसमें दो प्रेफरेंस मिलती है, कंफ्यूज मत होना, ये प्रेफरेंशियल लिखा है तो ये तो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हाँ सिमिलर है, तो थोड़े बहुत सिमिलर कौन है, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल बेस। अगर कहीं प्रेफरेंशियल बेस की जगह पर अलॉटमेंट लिखा है, अलॉटमेंट लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लिखा होगा। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट अलग है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अलग है। स्टार्ट करते हैं, चलो प्रेफरेंशियल बेस में पहुंचो। मिला बच्चों? चलिए, क्या नाम बोला मैंने इसका, या तो प्रेफरेंशियल बेस या फिर अलॉटमेंट, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, सेक्शन 62 जब हमने पढ़ा था उसका वन का ए बी सी, ए क्या था राइट इश्यू, बी क्या था इसॉब और सी क्या था प्रेफरेंशियल बेस, ठीक है। चलिए, चलिए इन्होंने बोला ये जो प्रेफरेंशियल जो बेस या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हम कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं अदर देन एग्जिस्टिंग शोल्डर। एक्चुअल में बस ये कंपेयर करके बता रहा है, ए में हमने राइट इश्यू पढ़ा, ये राइट इश्यू नहीं है, ये राइट इश्यू नहीं है, ये इसॉब नहीं है। इन्होंने कहा जब आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हो तो क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। हर जगह स्पेशल रेजोल्यूशन ही दिख रहा है। और प्लीज आप किस प्राइस में देने वाले हो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसके लिए एक प्राइस सेट करने वाला एक इंसान आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बताया कौन होता है, ज्यादातर सीए, प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें आता है, लेकिन सीएस का अगर इंटरेस्ट है तो वो भी इसमें जा सकता है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही आपको टर्म याद रखना है, ठीक है। चलिए मीनिंग समझेंगे। प्रेफरेंशियल ऑफर, क्या क्या लिखा है, प्रेफरेंशियल ऑफर, प्रेफरेंशियल ऑफर बोलो, प्रेफरेंशियल बेस बोलो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलो, तीनों का मतलब एक है, तीनों का मतलब एक है। प्राइवेट प्लेसमेंट अलग है, उससे हम कंपेयर करेंगे। प्रेफरेंशियल ऑफर मींस इश्यू ऑफ शेयर। प्रेफरेंशियल ऑफर मतलब क्या होता है, हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सिलेक्टेड पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। ये तो ऊपर भी हमने पढ़ा था प्राइवेट प्लेसमेंट में, सिलेक्टेड पर्सन को कर रहे हैं, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को कर रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड। इन्होंने कहा ये प्रेफरेंशियल जो ऑफर दे रहे, ये किसको नहीं दे रहे, पब्लिक को नहीं दे रहे। इसके अंदर क्या क्या नहीं आता है, नेगेटिव लिस्ट है। कुल मिलाकर इसकी पॉजिटिव डेफिनेशन कम है और नेगेटिव लिस्ट ज्यादा है। वो बताने ही वाली हूँ मैं, यही बताने वाली हूँ, ठहर जा पेशेंस रख, है ना। अभी तक तो सेम ही है, हमें तो कुछ डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, सेम है। वो भी सिलेक्टेड पर्सन को दे रहा था, ये भी सिलेक्टेड पर्सन को। अब इनके साथ डेफिनेशन में पहले नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट में क्या बोला, ये पब्लिक इशू नहीं है, ये राइट इशू नहीं है, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। क्या ऑप्शन स्कीम पढ़ा, पढ़ा। परचेज स्कीम एक अलग स्कीम होती है, एम्प्लॉय को बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेयर्स दे जाते हैं। अभी आपने दो ही टाइप सीखे, वो दो टाइप क्या सीखे, ऑप्शन और स्वेट। तो अभी परचेज स्कीम एक होती है, अभी बस याद रखना, आपको घुसना नहीं है क्योंकि कंसेप्ट यहाँ दिया नहीं है। लेकिन हाँ एम्प्लॉयज को अलग अलग स्कीम के तहत दिया जाता है, एक स्वेट दिया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है और एक परचेज स्कीम होती है, ठीक है। चलिए, स्वेट बोल दिया, ये भी नहीं है, ये बोनस भी नहीं है और ये डिपॉजिटरी रिसिट्स नहीं है। डिपॉजिटरी रिसिट्स मतलब क्या, ये ना तो एडीआर है ना तो ये जीडीआर। डिपॉजिटरी रिसिट मतलब एडीआर जीडीआर की बात है। कुल मिलाकर ये प्रेफरेंशियल ऑफर हम सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं और ये सिलेक्टेड लोग ये लोग नहीं है। कुछ डिफरेंस समझ नहीं आया, एक काम करो नीचे चलो, इनका जो डिफरेंस बिटवीन है सीधा हम ये पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। आ जाओ, तो डिफरेंस पढ़ेंगे। एक तरफ प्राइवेट प्लेसमेंट है और दूसरी तरफ क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सबसे पहले उन्होंने बोला भैया इनके दो अलग सेक्शन है। प्राइवेट प्लेसमेंट कहाँ कवर होता है, सेक्शन 42 में, और भैया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहाँ होता है, सेक्शन 62 के सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में, ठीक है। चलो, इसका मीनिंग क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट का ये ऑफर देता है, इन्विटेशन देता है किसको, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। भाई ये भी तो यही था, इश्यू करता है, ये भी सिलेक्टेड लोगों को देता है, लेकिन यहां चेंज है।
वेदर और नॉट दे इंक्लूड मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज। पहला डिफरेंस समझ में आया। प्राइवेट प्लेसमेंट कह रहा है मैं बाहर के लोगों को दे रहा हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कह रहा है, बाहर के लोगों को। अब प्राइवेट की जगह मैं बता रही हूँ प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल बोल रहा है हो सकता है तुम ही लोग कुछ 4-5 मेंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया इसमें से, हो सकता है मैंने अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर दिया, 4-5 मेंबर उठा लिए, एक आध एम्प्लॉय। कुछ नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी लोगों को सिलेक्ट करता है और प्रेफरेंशियल भी सिलेक्ट करता है, लेकिन सिलेक्ट करने का दायरा बस आपको डिफरेंस दिखेगा, ये है इनका मेन डिफरेंस। प्राइवेट प्लेसमेंट कह रहा है भैया बाहर के ही लोगों को अप्रोच कर रहा हूं, ये बोल रहा है मेरे लिए कोई फिल्टर नहीं है, मैं बाहर को करना चाहता हूं बाहर के लोगों को करूंगा, अंदर करना चाहता हूं अंदर, अंदर के मेंबर्स भी बैठे और एम्प्लॉय भी, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को भी क्या दे सकते हैं, हाँ हाँ पैसे देंगे। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि भैया ये फ्यूचर में कुछ अच्छा ऑप्शन है, कभी भी हम आपको दे रहे हैं, आपको लेना है कि नहीं लेना ये ऑप्शन आपके पास है। मेंबर को दे रही हूँ लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट इश्यू लेके आती हूँ तो मुझे सबको देना पड़ता, भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन मैं कह रही हूँ भैया मुझे राइट इश्यू नहीं लाना, मुझे सबको ऑफर नहीं देना, मुझे कुछ मेंबर को ऑफर देना है। कुछ मेंबर को ऑफर देना है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही है। सबको लाना है तो क्या लेकर आऊंगी, राइट इश्यू। कुछ मेंबर्स को देना है। अगर मैं कह रही हूँ सारे एम्प्लॉयज को जिन्होंने अभी तक मेहनत की है भैया मैं उनको सर्टिफिकेट दूंगी, सौंप दूंगी, ठीक है, जो मैं चाहती हूँ रिटेन करना। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं भाई, मेरा क्राइटेरिया ये नहीं है, कुछ एक दो एम्प्लॉयज है, टैलेंट 10 नहीं दिखाए, मैं एक दो एम्प्लॉयज को बस अप्रोच करना चाहती हूँ, टैलेंट 100 नहीं दिखाए, मैं 10-20 को बस अप्रोच करना चाहती हूँ, तो मैं क्या अलॉट करूंगी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट टोटली क्या है, बाहर के लोगों को अप्रोच कर रहा है कि भैया मैं मुकेश अंबानी, क्या आईटेक से कोई लिंक है क्या उसका, नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने मुकेश अंबानी को अमीर लोगों को अप्रोच किया, सीधी सी बात। दैट वाज प्राइवेट प्लेसमेंट। यहां पे हमने किसको किया, अपने कंपनी के अंदर बाहर मिक्स टाइप का, सारे बाहर के लोगों को अप्रोच करना है। डायरेक्टर बोल रहे हैं मैं जिसको अप्रोच करना चाहता हूँ सारे बाहर के लोग हैं, तुम उनको क्या सजेस्ट करोगे, कौन सा सेक्शन लगाओगे, सेक्शन 42 लगाओगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। वो कहेगा नहीं यार कुछ बाहर के भी लोग हैं, मुकेश अंबानी को भी देना, कुछ मेंबर्स को भी देना, कुछ एम्प्लॉयज को भी देना है, तो फिर आप क्या अलॉट करवाओगे, सेक्शन 62(1)(c)। बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंस बस दायरा है, स्कोप है, दैट्स इट, बाकी कुछ डिफरेंस है, दोनों में हम लोगों को ही सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां सेलेक्ट एकदम बाहर के लोग हैं या फिर यहाँ के अंदर के लोग हैं। क्लैरिटी है। और चले डिटेल में। इन्होंने कहा प्राइवेट प्लेसमेंट में मैं मुकेश अंबानी को इक्विटी भी दे सकती हूँ और प्रेफरेंस भी दे सकती हूँ और डिबेंचर भी दे सकती हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है। वापस मैं क्या कर सकती हूँ, मुकेश अंबानी को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ जा रही हूँ तो क्या क्या दे सकती हूँ, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, कुछ भी दे सकती हूँ बाहर के लोगों को। इन्होंने कहा भाई यहां आना है तो बस आपको क्या देना पड़ेगा, इक्विटी ही देना है। अगर मैंने क्या किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, तो भैया आपको इक्विटी देना पड़ेगा, इक्विटी के अलावा कुछ और नहीं। अदर सिक्योरिटी भी अलाउड है, लेकिन अदर सिक्योरिटी भी अगर डिबेंचर भी दिया आपने तो वो भी क्या होगी, आगे चलकर इक्विटी में कन्वर्ट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। काम करने के तरीके बता रही फिर से, काम करने के तरीके बस डिफरेंट है। अगर आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हो तो इन्होंने बोला भैया आपको इक्विटी ही देना पड़ेगा, इक्विटी मतलब क्या, ओनरशिप ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट मुकेश अंबानी के पास जा रही हूँ तो मैं चाहूं तो डिबेंचर दे सकती हूँ। मैंने प्राइवेटली डिबेंचर इशू करे, मैंने प्राइवेटली प्रेफरेंस इशू किया, मैंने प्राइवेटली इक्विटी किया, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्लैरिटी है। लेकिन 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 अगर मैंने प्रेफरेंशियल किया है तो उन्होंने क्या बोला, एक ही ऑप्शन है, ओनरशिप ही देनी पड़ेगी, इक्विटी। अगर आपने डिबेंचर भी दिया है तो आगे चलकर वो क्या होगा, इक्विटी में कन्वर्ट होगा। क्लैरिटी है। ये डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, शेयर की अप्रूवल तो दोनों में लगेगी, दोनों एसआर पास करवाएंगे। अलॉटीज भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे, बाहर के लोगों को सिलेक्ट करे, उनकी मर्जी। इन्होंने कहा कि भैया मेंबर, एम्प्लॉयज और एनी अदर पर्सन, इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करे बाहर जाए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मेंबर, एम्प्लॉयज, एनी अदर पर्सन सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्लैरिटी है। डिस्क्लोजर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दोनों का डिस्क्लोजर आएगा, बस इन्होंने बोला भैया रूल 4 है, रूल 13 है, डिस्क्लोजर तो दोनों को देना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट, ऑफर लेटर, इनका जो ऑफर लेटर है उसका फॉर्मेट, ये क्या होता है, पास 3 क्या होता है, आरओसी को इन्फॉर्म करना कितने अलॉटीज होगी, वो नहीं है, ये क्या बोल रहा है, 4 में क्या बोल रखा है, आप जो प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे उसका ऑफर डॉक्यूमेंट बनाओगे ना, उसकी फॉर्मेटिंग हमने पहले से कर रखी है, आप इसी फॉर्मेट में दोगे, कहीं कोई धोखा तो नहीं हो रहा। हम बस ये देखना चाह रहे बाहर के बंदे को कुछ पता ही नहीं है, धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा। फॉर्मेट हम बताएंगे उसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। ये बोलता है ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, कंपनी के अंदर के भी लोग हैं क्योंकि। मोड ऑफ पेमेंट, आप हमेशा क्या करोगे, मुकेश अंबानी अगर पैसे दे रहा है मुझे तो क्या देगा, बैंक के थ्रू ही देगा,
कोई कैश वैश नहीं लूंगी मैं, क्योंकि अगर कैश लेना, कितना कैश ले रहे, कैसे ले रहे भैया आप छुपा रहे हो, और मोटा पैसा लूंगी ना, इतना मोटा पैसा मुकेश अंबानी 10,000 तो ले नहीं रही होंगी, करोड़ ही ले रही होंगी, तो क्या करोड़ कैश में लूंगी? साफ बोला बैंकिंग चैनल यूज करो। इन्होंने क्या बोला, कंपनी के अंदर के ये एम्प्लॉयज है, मेंबर्स है, ये एम्प्लॉय मेंबर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय इतना नहीं देते है ना, तो आप इसमें दोनों मोड ले सकते हो। नेक्स्ट, टाइम लिमिट क्या है? इन्होंने कहा इसकी 60 डेज है, जब भी सब्सक्रिप्शन में नहीं आएगा वहां से, और इसकी 12 मंथ्स है, कहां से? जब भी एसआर पास होगा। आर्टिकल में ऑथराइजेशन इसमें देखने की जरूरत नहीं, इसमें देखो भाई बैंक अकाउंट इन्होंने कहा अलग से सेपरेट, याद होगा तुम्हें प्राइवेट प्लेसमेंट में अलग से बैंक अकाउंट रखना पड़ता था, ठीक है, और उन्होंने कहा ऐसी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सच बताऊं, क्लैरिटी अगर मैं बोलूं तो आपको डिफरेंस बताने वाला पॉइंट कौन सा है? मीनिंग, ये वाला डिफरेंस बताएगा, और कौन सा? सिक्योरिटीज टू बी इशूड, वेरी गुड, और अलॉटीज, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो जो आपको डिफरेंस बताते हैं, अदरवाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इट इज जस्ट लाइक का बच्चा, आईटेक्स को पैसे की जरूरत है, आईटेक्स चाहे तो बैंक के पास जा सकता है ना, लोन ले ले, आईटेक्स जाके जनता से भी उठा सकता है ना, प्राइवेटली प्लेसमेंट भी कर सकता है ना, पैसे कैसे कैसे मिल सकते हैं? इक्विटी देकर भी, प्रेफरेंस देके भी, डिबेंचर देके भी, फॉरेन कंट्री से भी। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन सबकी क्या है? पर्पज एक है पैसा लेना, लेकिन सबकी क्या है? लॉ अलग है, प्रोसेस अलग है, तरीका अलग है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट और हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दोनों कंसेप्ट सेम है। हम प्राइवेट लोगों को अप्रोच कर रहे, कुछ लोगों को अप्रोच कर रहे, पैसा ले रहे, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहां आता है? प्रोसेस में, और किससे मांग रहे हो, और उसको आप क्या अलॉट फाइनली करोगे। क्लैरिटी है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई एक्चुअल में डिफरेंस नहीं। कौन सा वाला पॉइंट? कौन सा वाला पॉइंट? ऑफर लेटर। ये बस मैं बता रही थी कि पास 3 है क्या। पास 3 क्या था? आरओसी को इन्फॉर्म करना, करना पड़ेगा, दोनों में बढ़ रहे हैं ना आपके, करना पड़ेगा। लेकिन बस मैं कह रही हूँ कि कंपेयर करके बता रही थी पास 4 क्या है। 4 आपको बस क्या बोल रहा है, लेटर ऑफर का फॉर्मेट हमने पहले से दे रखा है। इन्होंने कहा भैया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैसा कोई फॉर्मेट नहीं है। क्लैरिटी है। तो जब आप एज अ सीएस काम करोगे तो आप एक्ट और रूल्स को दोनों को साथ में लेकर चलते हो, ठीक है। चलिए, नीचे किस में डिफरेंस बताया? राइट इश्यू और प्रेफरेंशियल अलॉट। क्या राइट इश्यू पूरा पढ़ लिया है? प्रेफरेंशियल अलॉट में अभी ऊपर पढ़ाऊंगी, क्योंकि डिफरेंस बताना था, इसलिए यहाँ पे पहले डिफरेंस रीड कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, रीड कर लोगे, ठीक है। चलो पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पढ़ा दूं। मीनिंग समझ में आ गया? मीनिंग में इन्होंने मीनिंग कम नेगेटिव लिस्ट ज्यादा दे रखी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या क्या नहीं है जरा बताओ? पब्लिक इशू नहीं है ये, वेरी गुड। ये क्या पब्लिक इशू है? नहीं। राइट इशू है, इसॉब है, स्वेट है, प्रेफरेंस नहीं है, और एक और पढ़ता है, एक परचेज स्कीम भी नहीं है, ठीक है, और ना डिपॉजिट रिसीव, एडीआर जीडीआर कुछ भी ये नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए अब आपको प्रेफरेंशियल ऑफर लेकर आना है, तो सबसे पहले क्या करने का? आर्टिकल में ऑथराइजेशन देखो है तो बढ़िया, नहीं तो क्या करने का? ऑल्टर करो, एसआर पास कराओ। चलो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या कंटेंट लिखा होगा कि किन लोगों को अप्रोच कर रहे हो, इसमें कितने मेंबर है, कितने एम्प्लॉइज है, सारे नाम की लिस्ट दो हमें, क्या प्राइस दे रहे हो, सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा करना चाह रहे हो, प्राइस बताइए, ठीक, ये खुद रीड करोगे, ठीक। हाँ, आरबीएस। चलो, क्या लिखा है? कंप्लीशन ऑफ इशू कब खत्म हो जाना चाहिए? जिस दिन एसआर पास किया वहां से 12 महीने के अंदर अंदर क्या करो? प्राइवेट, सॉरी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दो। अगर नहीं कर पाए तो फिर से एसआर पास करो, फॉर्मेलिटी आपको फिर से करनी पड़ेगी, ये लिखा है। अनदर एसआर पास करना पड़ेगा, 12 महीने में कंप्लीट नहीं करते। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्राइस के लिए हम ना एक ऑफिसर लेकर आएंगे, रजिस्टर वैल्यूअर, ठीक है। प्राइस वाइज के लिए जहां कहीं भी जहां आ जाए वैल्यूएशन चेक करनी है, रजिस्टर वैल्यूअर। प्रोफेशनल बहुत जनरल टर्म हो गया, तुम्हें रजिस्टर वैल्यूअर बोलना है, ठीक है। प्रोफेशनल भी इसे बोल सकते हैं। चलिए, हमने क्या पढ़ा था? अगर यहां आओगे तो इक्विटी ही देना, इक्विटी दोगे या फिर कोई भी जो कन्वर्ट होएगा, ठीक है। मान लो आपने कौन सा दिया? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस, तो उन्होंने कहा भाई आपके पास क्या है? ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो प्राइस पहले दिन ही से बता दो। किस दिन? पहला दिन। आज मैं एसआर पास कर रही हूँ, तुम लोगों ने हाँ बोल दिया, मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने जा रही हूँ, ऑफर डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया। उस ऑफर डॉक्यूमेंट में एट द टाइम व्हेन द ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये शेयर्स आगे चल के क्या हो जाएंगे? इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑफर के टाइम पे ही मैंने क्या किया? प्राइस डिसाइड कर दी कि भाई ये जो शेयर है ना, ये 100 रुपए के हिसाब से ना कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, या फिर एट द टाइम शेल नॉट अर्लियर, इन्होंने कहा भाई लेटर, लेटर बोले तो ऑफर के टाइम पे नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कब बाद में करेंगे, आ जाओ। इन्होंने कहा कि नॉट अर्लियर देन दी 30 days when the holder of the convertible security become entitled to apply। हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में प्राइस नहीं लिखी। ए पॉइंट क्या बोलता, सॉरी 1 पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है बताओ जरा। जिस दिन ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया, आपके घर पे पहुंचाना था ना, आपको ऑप्शन दे रही थी मैं, तो मैंने उसी टाइम पे प्राइस बोल दिया था 100 रुपए। अगर 100 रुपए की प्राइस है तो उस हिसाब से देखेंगे। या तो आपने क्या बोला कि कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइस अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन प्राइस बाद में डिसाइड करेंगे। ये 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, सितंबर। नेक्स्ट सितंबर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइस डिसाइड आज नहीं है। आज वाले टाइम पे है क्या, दो ऑप्शन है, या तो आज कर लो, या तो जब वो कन्वर्ट होने वाला टाइम आएगा तब। हमने कहा कि कन्वर्ट होने वाला टाइम, सेकंड वाला पॉइंट बोलता है लेटर। आ जाओ रीड करें। एट द टाइम वी शेल नॉट बी अर्लियर, मतलब सितंबर से पहले पहले, सितंबर में करना है मुझे, मैं सितंबर में करूंगी, ठीक है, प्राइस फाइनल। इन्होंने कहा कि एक काम करो, रुक जाओ। कितने टाइम के लिए रुक जाओ, 30 days के लिए रुक जाओ। टू द डेट व्हेन द होल्डर ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, कब कन्वर्ट हो जाएगा, सितंबर में 2025 में। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं। पहला बोल रहा है ऑफर के टाइम पे आज ही डिसाइड करो, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है अभी नहीं करेंगे, 1 साल बाद जब कन्वर्ट होगा तब करेंगे। 1 साल हो गए, 2025 सितंबर आ गया। इन्होंने कहा कि डेट कौन सी है आपकी, डेट कौन सी है, 1 सितंबर कन्वर्ट करने की डेट, 1 सितंबर कन्वर्ट करने की डेट है, तो 1 सितंबर में कन्वर्ट हो रहा है। आप कहेंगे प्राइस क्या है बताओ, तो आपने उस टाइम पे नहीं बताई थी, हमने कहा बता रहे। आप सितंबर का आखिरी डेट क्या होता है, मंथ कितने डेज का होता है, 31 का होता है, 31 सितंबर, 31 सितंबर 30th होता है, ठीक है। 30 दिन का वेट करो, क्या कह रहे हैं, 30 दिन का वेट करो। वापस से रीड कर रही हूँ, ये कौन सा वेटिंग पीरियड कह रहा है, लैंग्वेज समझो। एट द टाइम कब, वी शेल नॉट बी, उन्होंने कहा ज्यादा जल्दबाजी मत मचाओ, ठीक है। कितने दिन का वेट करो, 30 दिन का। 30 days टू द डेट, कहां से 30 दिन, द होल्डर ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। हाँ हाँ 60 भी है ना, दोनों है, 30 60 दोनों। ठहर जाओ, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज में आ रही, वापस आओ, बता रही। दो डेट लिखी, एक 30 days लिखी है और एक 60, दोनों लिखा है, दोनों रीड करना है। लेकिन एक बार समझो, मैंने अभी क्या बताया आपको, क्या बताया, 1 सितंबर और 30 सितंबर, ठीक है। पहले बोला नॉट अर्लियर देन, अगर आपकी डेट 1 सितंबर है तो आपको 30 सितंबर से पहले नहीं करना है, 30 सितंबर से पहले आपको नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक, ये लैंग्वेज पहले बताओ, ये रीड करो, मुझे बताओ जो मैंने अभी बताया वो क्लियर है, इतना बस, ठीक है। जिस दिन आपका कन्वर्ट करने वाला टाइम आता है, जो कि हमारा 1 सितंबर आता है, तो आपको थोड़ा सा थांबा लेना है, रुकना है। कितने दिन के लिए रुकना है, 30 days के लिए रुकना है, ठीक है। अब देखो 30 दिन एकदम कैलकुलेट करने आएंगे तो सेकंड ऑफ सितंबर से काउंट करेंगे तो वो आपका 1 अक्टूबर जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी उन सब में हम नहीं जा रहे हैं, जब प्रैक्टिकल कैलकुलेट करें तो 30 दिन प्रॉपर कैलकुलेट करना है। 1 सितंबर है तो भैया कहाँ जाएगा ये, 1 अक्टूबर। लेकिन अभी उन कैलकुलेशन में जा रहे हैं, अभी मैं अप्रॉक्स 30 दिन का टाइम ले रही हूँ, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ दी, अब 30 दिन से पहले आपको नहीं करना है, मतलब अभी डेट आपकी डिसाइड नहीं होगी, हमें पकड़ना है, किसको पकड़ना है, वैल्यूएशन के लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर को। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ना, क्या करेगा, अपनी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करेगा। गिवन नॉट अर्लियर देन, इसको हमने समय दिया, कितने दिन का समय दिया, 60 days का। 60 days when the holder of the convertible security become entitled to apply, यहां से हमने कितना समय दे दिया, 60 days, ठीक है। 60 days मतलब अप्रोक्स कितने महीने, 2 महीने और, तो सितंबर हटा दो, अक्टूबर नवंबर, नवंबर एंड, जो आपका नवंबर एंड है, नवंबर में कैसे 30th का ही जाता है, ठीक है। तो जो 30th नवंबर है, इससे इससे पहले तक ये जो 60 दिन का समय है, ये हमने किसको दिया, रजिस्टर वैल्यूअर को दिया। भैया तू वैल्यूएशन कर, फटाफट हमें बता, फिर हम आपको कन्वर्टेबल की प्राइस देंगे और उस हिसाब से आपकी सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाएगी। क्लैरिटी है। तो कुल मिलाकर आपको बस याद रखना है, इनकेस कंपनी ने क्या बोला, इक्विटी डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट दे दिया, या तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया, कन्वर्टेबल। और अगर कन्वर्टेबल दिया है, या तो ऑफर के टाइम पे तुरंत या फिर बाद में। और बाद के लिए उन्होंने क्या बोला, जिस दिन एलिजिबल हो जाओगे वहां से तो पहले 30 डेज का वेट करो, इसमें रजिस्टर वैल्यू को ढूंढो, फिर रजिस्टर वैल्यू को 60 डेज का समय दो, जिसमें वो फटाफट वैल्यूएशन करके देगा, फिर आप अलॉट करोगे। क्लैरिटी है।
तुरंत या फिर जब वो समय आएगा तब करने का। दैट्स इट। ठीक, चलो बड़े आगे। इन्होंने कहा भैया आपने कौन सा ऑप्शन लिया, 1 लिया कि 2? प्लीज कहाँ कहाँ लिख देना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में घर में पहले ही पहुंच जाएगा कि हम अभी ऑफर के टाइम पे नहीं बता रहे, हम बाद में बताएंगे, या फिर लिखा होगा हम ऑफर के टाइम पे बता रहे, बाद वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं करे। तो दोनों में से कोई एक मेथड सेलेक्ट करोगे, प्लीज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देने का। नेक्स्ट, अगर आपने क्या किया, अलॉट किया कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उन्होंने कहा कि प्लीज अदर देन कैश आएगा ना, तो रजिस्टर वैल्यू को पकड़ो और ये जस्टिफिकेशन देगा कि सच में जो वैल्यू है वो उतनी सही है कि नहीं। अब जनरल बात है बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने का। फिर उन्होंने बोला अगर नॉन कंसिडरेशन है तो आप क्या दिखाओगे, या तो एसेट दिखाओगे, अगर एसेट वैल्यू बात एप्लीकेबल नहीं है तो क्या दिखाने का, एक्सपेंस दिखाने का। एक्सपेंस कहाँ दिखाते हैं, पीएनएल में दिखाओगे एज अ कंपनसेशन, सेम वही घिसी बात है। और यहां हमने फाइनली क्या पढ़ा बच्चों, डिफरेंस। क्लियर है। और अगर ये डिफरेंस अब पढ़ने के लिए एलिजिबल, देखो ये सेक्शन इससे दिखा रहे, राइट इशू क्या है, सेक्शन 62 के 1 के ए में है, और ये क्या बोलता है, सी में है। ठीक है, ये बोलता है कोई ऐसा रूल नहीं, ऐसा कहा भैया रूल 3 है, ये जनरल बातें कर रहा है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों। ये क्या बोलता है, या तो इक्विटी या तो कन्वर्टेबल, अभी हमने पढ़ा। एग्जिस्टिंग, इन्होंने कहा भैया एग्जिस्टिंग को भी दे सकते हो और आउटसाइडर को भी दे सकता है, पढ़ा ना प्राइवेट प्लेसमेंट, कि भैया अंदर बाहर सबको दे सकते हैं। इन्होंने कहा ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने कहा कि भैया ये देखो ये लिमिट दे रखी है, ये थी वो लिमिट जो मैं आपको बता रही थी। सेक्शन 42 बता दिया उन्होंने बीच में, ऊपर बता रहे हैं 62(1)(c), अचानक से 42 में पहुंच गए। 42 में क्या था, प्राइवेट प्लेसमेंट। अचानक से प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जग जाते हैं और क्या बोलते हैं कि वैसे तो लिमिट 50 है और सच हायर जो भी प्रिस्क्राइब, लेकिन कभी भी कितना नहीं होना चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। मतलब अभी हमारी 50 है, आगे चल के भविष्य में 200 हो सकती है। क्लियर है। फिर सारी जनरल बातें एक बार रीड आउट करोगे, क्लैरिटी है बच्चों, बोलो। तो अब क्या मैं ये मानूं कि आपने हर टाइप का सिक्योरिटी जो इश्यू होता है वो पढ़ लिया बच्चों, लेकिन इन्होंने हमें पब्लिक इश्यू तो बताया ही नहीं। पब्लिक इश्यू बताया कि नहीं बताया इन्होंने, इन्होंने प्राइवेट बता दिया, इक्विटी उन्होंने डिफरेंस बता दिया, प्रेफरेंस राइट टू इश्यू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, प्रेफरेंशियल बेस अब याद रहेगा, ठीक है, बोनस सर्टिफिकेट, लेकिन उन्होंने पब्लिक इश्यू तो बताया नहीं। पब्लिक इश्यू में इक्विटी हम अलॉट करिए तो बताया ही नहीं बच्चों। इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा था ना वही था। क्या पढ़ा था, ये सब क्या था, अलॉटमेंट करने, तो अलॉटमेंट किसकी बात कर रहे थे, पब्लिक इक्विटी की ही तो बात कर रहे थे कि हम इक्विटी दे रहे हैं। अलॉटमेंट करते वक्त भैया ये ध्यान रखना, जो कुछ भी इससे पहले पढ़ा है, ये जो फॉर्म पढ़ रहे थे हमने, एमजीटी 14, PS3, ये सारी चीजें ऊपर पढ़ ली थी ना, वो नॉर्मल इक्विटी शेयर कैसे अलॉट करते हैं इन जनरल पहले उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली अगर आप प्राइवेट में जाते हो, डिफरेंशियल आते हो, तो फिर ये सारी चीजें अलग से। क्लियर है बच्चों। तो इन शॉर्ट उन्होंने सब पढ़ाया आपको, बस ऐसे अलग से हेडिंग बस नहीं दी। क्लैरिटी है। पब्लिक इशू के लिए था, मतलब जो कुछ इससे पहले पढ़ा, जो कुछ इससे पहले पढ़ा वो सब क्या था, नॉर्मल पब्लिक इशू जिसमें इक्विटी शेयर अलॉट कर रहे हैं। क्लैरिटी है। प्रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा वाला पोर्शन खत्म होता है, ये पूरा चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट में। और अब इस चैप्टर के हमने कितने पार्ट्स खत्म कर लिए हैं, 3 खत्म कर लिए, 2 पार्ट और बचा है, नहीं पढ़ा रही। ठीक है, पार्ट डी क्या बोलता है, ये 3 चीजें पढ़ेंगे जिसमें बाय बैक एंड ऑल। और जो पार्ट ई है इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। थोड़ा बताओ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में डिफरेंस। ट्रांसफर दो जिंदा इंसान के बीच में हो रहा है, और ट्रांसमिशन देना नहीं चाहता, डेथ हो गई, अब देना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट अब आपके इसमें है, बोलो बेटा। बच्चों चैप्टर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, ठीक, थोड़ा नॉर्मल, जितना कुछ आता हो बताने का, ठीक है।
ये क्वेश्चन बैंक आपको इसलिए दी जाती है, होता क्या है, जब आप अपनी बुक पढ़ते हो, समझना पहले कंसेप्ट समझना कि क्यों क्वेश्चन बैंक दी जाती है। जब आप अपनी बुक पढ़ते हो ना, तो बुक में ना सारे कंसेप्ट इधर उधर दिए जाते हैं, तो ये साथ में क्या करता है, सम अप करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा था? टाइप्स ऑफ कैपिटल में क्या आपको ये नॉमिनल, सब्सक्राइब कुछ याद आ रहा है? बताओ क्या क्या पढ़ा था? ऑथराइज पढ़ा था, ऑथराइज को ही नॉमिनल बोलते हैं, और उसके बाद उसका मीनिंग बता रहे हैं, है ना? मैं कह रही हूँ और दूसरा टाइप का नाम बताओ। प्रिस्क्राइब, इशूड, पेड अप, कॉल्ड अप, ये सब था। इन्होंने एक तरफ पकड़ा है किसको? नॉमिनल का। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑथराइज्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, सब्सक्राइब मतलब क्या? वही 90% वाले सब्सक्राइब। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि भैया डिफरेंस बिटवीन बताओ। अब हमारे दिमाग में कुछ डिफरेंस बिटवीन आता ही नहीं है, एक ही आ रहा है, मीनिंग ही आ रहा है कि मैक्सिमम होता है और ये सब्सक्राइब्ड होता है कि जितने लेने को सब तैयार हो गए, जो कि 90% के हिसाब से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करता है और कंटेंट देने में, तो कंटेंट को एब्जॉर्ब करने का, और जहां ये कंसेप्ट होगा वहां स्टिकी नोट चिपकाने का। अगर वहां ऑलरेडी कंटेंट गिवन है तो ऐड मत करो, और अगर है कि एक्स्ट्रा एडिशनल अगर हमें बातें मिले तो उसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि आओ, दिस इज द सम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, ये तो लिखा ही हुआ है, ये तो लिखा ही है। फिर उन्हें सिंपल में लिखा है मैक्सिमम अमाउंट विच कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय इशूइंग शेयर, ये खत्म किया। फिर दिस इज द कैपिटल ऑन विच कंपनी, जरा उठाओ वो कंसेप्ट निकालो अपने मॉड्यूल में, मुझे बताओ। इन लोगों ने पेज नंबर बच्चों बताओ, ये नॉमिनल अथा ऑथराइज रजिस्टर्ड कैपिटल बता रहे हैं। अब निकालो अपनी बुक में और मुझे बताओ, क्या ये तीनों बातें इन्होंने जो यहाँ पे बताई है क्या कवर किया है? थर्ड पैरा नहीं है, फर्स्ट टू चीजें हैं। थर्ड एक बार मेरे साथ रीड करेंगे। दिस इज द कैपिटल ऑन विच कंपनी हैड पेड द प्रिस्क्राइब फीस। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फीस पे करनी पड़ती है। प्रिस्क्राइब क्यों लिखा? भैया आप 1 करोड़ कर रहे हो तो 1 करोड़ के हिसाब से अलग फीस होती है, 4 करोड़ करोगे तो सबसे फीस ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा था आपको, नॉलेज के लिए बताया था कि भैया अगर आपको लग रहा है 1-2 साल में अगर बढ़ाने वाले तो उतना ही लिख दो, क्योंकि फिर से ऑल्टर करोगे बार बार तो अलग से खर्चा लगता है ना, ऑल्टरेशन फीस अलग से लगती है, फॉर्मेलिटीज अलग से लगती है। अगर लग रहा है भैया 10 साल तक नहीं होने वाला चेंज तो भैया मत करो, बाद में करेंगे, क्यों फीस अभी से एक्स्ट्रा देने का। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने ये लिखा है कि प्रिस्क्राइब फीस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, हैंस इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, एज व्हेन इज कॉल्ड इंक्रीज फीस फॉर सच इंक्रीज विल हैव टू बी पेड टू द आरओसी। वही तो जनरल बात लिखी है, लेकिन ये जनरल बात आपके मॉड्यूल में लिखी, बस मैं कह रही हूँ जनरल बातें यहाँ लिखी है तो धीरे धीरे अडॉप्ट करो। एकदम मॉड्यूल में जो लिखा है वो तो लिखो, प्लस अपना ज्ञान भी तो मारोगे, ये उन्होंने ज्ञान मारना सिखाया, इस तरीके से लिखना है। फिर मुझे बताओ सब्सक्राइब में कुछ है क्या? ना आपकी बुक में ना इसमें क्लैरिटी है, तो जो एक्स्ट्रा चीज लगती है उसे आप स्टिकी नोट से वहां चिपका सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ, तुम लोग एक ही डिफरेंस आते हो, एक शेयर होता है और बंच होता है स्टॉक। अब एग्जाम में अगर आ गया 4 मार्क्स का फॉर एग्जाम्पल आ गया तो भाई कंटेंट है क्या? तो स्टिकी नोट्स लगाने का। बात समझ में आ रही है? ये मत कहो कि दीदी इसमें है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ चीजें वो आपका नॉलेज, क्योंकि हो सकता है इस चैप्टर से मिले, हो सकता है जब तुम पूरा पढ़ लोगे। भैया ये थोड़ा ना कह रहा है इसी चैप्टर में से है ये, अगर कह भी रहा है तो ये एग्जाम का उठा रहा है, कुछ चीजें यहां दे रखी हो, कुछ चीजें आगे आने वाली चीज में। तो अगर आपको क्वेश्चन बैंक मिली है उस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन, तो अभी आपको पढ़ना ही है उसे। ये मत सोचो कि दीदी जब वो आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, आज ही पढ़ो, क्योंकि कंसेप्ट धीरे धीरे यही क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि भैया शेयर फिजिकल फॉर्म बेयर, इसमें क्या लिखा है? हर किसी का क्या होता है? एक अलग से नंबर होता है जो मैंने बताया था, 102 से चालू होकर 200 में पहुंचेगा। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? ये स्टॉक होता है, कंसोलिडेट होता है, एक साथ इकट्ठा करके होता है। ठीक है, पेड अप वैल्यू की बात होगी। अब मुझे इस पॉइंट को पढ़ो, मुझे ऐसा बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है? कुछ नया नहीं है, पढ़ के हमें सब समझ आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चिपका है कि हम मॉड्यूल पढ़ के आए, मॉड्यूल में ना कहीं अलग से स्टॉक नहीं था तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो यहाँ के टेस्ट में आए या फाइनल टेस्ट में आए, आपको करना पड़ेगा। कुछ चीजें तो आपको अपना ज्ञान तो दिखाना पड़ेगा, तो आपको इन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या लिखा है? अभी ये पढ़ा नहीं है आपने, अभी आपका डी पार्ट और ई पार्ट बचा है ना, तो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें पढ़ी मैं बस उनकी अभी बात कर रही हूँ। आ जाओ, क्या लिखा है?
क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं, अनलेस, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग जानते हो, प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, दो प्रेफरेंस राइट, डिविडेंड दिया, ठीक है, और वाइंडिंग के टाइम पे रीपेमेंट, ये प्रेफरेंस का मीनिंग। अब प्रेफरेंस के टाइप होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। अगर आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में, प्रोस्पेक्टस में लिखा है, क्या लिखा है, नॉन क्यूमुलेटिव, तो फिर वो नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे वो क्या है, क्यूमुलेटिव है। इन शॉर्ट, अगर आप शांत हो तो मान लिया जाएगा वो क्यूमुलेटिव है। क्या बात समझ में आ रही है, और बात एकदम सही है, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे मैंने क्या बोला था, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है तो वो स्पेशल है, नहीं लिखा तो वो क्या है, ऑर्डिनरी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर दुकान में जाके बोला मुझे रेड कलर का कैलकुलेटर चाहिए सिटीजन का, तो इसका मतलब क्या, मुझे बाकी सारी चीजें नहीं चाहिए। अगर स्पेसिफाइड है तो फिर मुझे दुकानदार पूछता है मैडम येलो चलेगा क्या, ब्लैक चलेगा क्या, अरे भाई मैंने बोला ना मुझे बस रेड कलर का चाहिए, दैट मीन्स जो मैंने बोला है तो वही होगा। अगर नहीं बोला, मैंने कहा कैलकुलेटर, तो अब वो मुझे कोई भी कलर उठाकर देता है, मुझे लेना पड़ेगा। सेम, अगर नॉन क्यूमुलेटिव लिखा है तो वो नॉन क्यूमुलेटिव है, अदरवाइज वो क्या है, क्यूमुलेटिव। अब आंसर लिखने का तरीका देखो, देखो इनका प्रेजेंटेशन में मत जाना, प्रेजेंटेशन इनका बहुत बुरा होता है, लेकिन कंटेंट इनका बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर लाइक द इक्विटी शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ द डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, ये अभी जनरल बातें बता रहा है, क्या जनरल बातें बताई कि देखो क्यूमुलेटिव भी होता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी होता है, तो आप भी ये बताओगे ना, पहले प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग आप बताओगे, ठीक है, फिर बताओगे प्रेफरेंशियल क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दोनों होता है, ठीक है। अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई है नॉन क्यूमुलेटिव तो वो मानेंगे, अदरवाइज क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव में होता क्या है अंदर, जरा मुझे बताओ। अगले साल आपको सेट डबल मिल जाएगा, ये अंदर का कंटेंट लिखना है, ठीक है, लिखा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस राइट होल्डर क्लेम डिविडेंड पास, ये सारी तो बातें लिखी है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब इन्होंने बताया, प्रेफरेंशियल क्यूमुलेटिव मतलब कि ये जो दो पैराग्राफ थे ना, एक में क्यूमुलेटिव क्या होता है बताया, एक में नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है बताया, क्या कुछ अनोखी चीज बताई इन्होंने, वही घिसी पिटी चीजें ये आप भी बताते। लेकिन कुछ लोग बताते, कुछ लोग बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं, अरे क्या लिखना है, तो बच्चा स्टिक नहीं होना है। जैसे ही दिखा आपको प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मीनिंग, जैसे ही आपको दिखा क्यूमुलेटिव, लेकिन अब मैं करूँ क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स का नहीं है तो प्रेफरेंस का मीनिंग नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन क्यूमुलेटिव इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटिव का मीनिंग, नॉन क्यूमुलेटिव का मीनिंग आपको ज्यादा बताना चाहिए। मोर इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस इन्फॉर्मेशन दोगे तो दिक्कत है। जैसे कि हमने प्रेफरेंस शेयर वाली डेफिनेशन, हमने मोर इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया ये प्रेफरेंस शेयर होता है, फिर हमने बताया ये क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दो पैटर्न होते हैं इसका मीनिंग, लेकिन पता चला आपने प्रेफरेंस शेयर भी बता दिया, क्यूमुलेटिव बता दिया, नॉन क्यूमुलेटिव बताया, लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था उसके बारे में आपने जिक्र तक नहीं किया, तुम्हें लगता है पूरे नंबर मिलेंगे। फिर बोलोगे दीदी हमने तो सब लिखा, वो आपसे ये कह रहा है इस लाइन में ना कुछ अपने कमेंट दीजिए, अपने थॉट रखिए, तो आपको उसको और अच्छे से एक्सप्लेन ही करना है। समझ में आई, पक्का नहीं है, ठीक है, हमें प्रेफरेंस शेयर का भी मीनिंग इंसर्ट करना पड़ेगा। चलिए फिर क्या लिखा है, हम्म, हाँ, और फिर नीचे, फिर ये मीनिंग से बताकर ये क्या बोल रहे हैं, यहां जस्टिफाई कर दिया, तुमको भी यही करना है, इलैबोरेट ही करना है और डिटेल में बस। लेकिन अगर तुम लाइन खा गए और सारी बातें लिखी तो मैं नहीं मानूंगी इलैबोरेशन है। याद करो, मैं अक्सर बोलती हूँ केस से कनेक्ट करो, केस से कनेक्ट करो, आप कहोगे हाँ हाँ कर सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पी ये काम कर सकता है, तो आपको भी लिखना है कि हाँ कंक्लूजन ये कि पी ये काम कर सकता है। आपने बोला कर सकता है, आपने क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं किया, केस से कनेक्ट नहीं किया, उस बंदे का नाम यूज करो, जबकि क्या ही डिफरेंस है, बस नाम ही तो यूज किया, एक ही तो वर्ड ऐड किया। लेकिन जब आप नाम यूज करते हो तो बच्चा आपका फ्रेम थोड़ा बेटर हो जाता है। सेम इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, यही लिखा है, ये ग्रीन कलर का हाईलाइटर किया मैंने, यही लिखा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा था वो यूज किया है, लिखा है, तो ये बेटर हो गया। बस इतना सा थिन लाइन ऑफ ही डिफरेंस रहता है, सच बताऊं तो, इसीलिए आपको वो डिफरेंस समझ में नहीं आता। दीदी इसके और मेरे आंसर में डिफरेंस बता दो, बच्चा यही वो लाइन का ही डिफरेंस होता है, और ऐसा कुछ बहुत खास नहीं होता है। किसी ने क्वेश्चन से कनेक्ट किया है, किसी ने क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं किया है, क्लैरिटी है, पक्का। क्वेश्चन रीड करो, नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ बेटा, वापस, बस, हाँ हाँ,
मैं यही तो कह रही हूँ, बस उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, डिफरेंस ही बस यही है। तुमने वो नहीं लिखा है तो तुम्हारे ज्यादा नंबर कट गया, और इसने लिख दिया है। लिखना ही इंपॉर्टेंट है बस। क्योंकि आप क्या ही लिखोगे, आप बोलोगे हाँ एकदम सच है, लिखा होगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं। अपनी लैंग्वेज थोड़ा सा इंसर्ट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। व्हाट आर द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर द इशू रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। या तो आप इशू करो या तो रिडीम करो प्रेफरेंस शेयर। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी थी? पढ़ी थी? कुछ नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन बस लिखा है, याद आ रहा है? कुछ 20 साल, आगे चल के 30 साल भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में 21st जैसे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 21वें साल से क्या करना होता था? 10-10-10-10% देना चालू कर दो। याद आया? ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो, ये देखो लिखा है ना, पूरी बातें लिखी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहां क्वेश्चन स्पेसिफिक सटीक पूछे उसमें टेंशन नहीं है तुमको। टेंशन इस टाइप के क्वेश्चन है, क्या लिखा है बताओ जरा। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। इक्विटी शेयर ऑलरेडी इशूड है, क्या कन्वर्ट कर दोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से ही लिखा होना चाहिए। लिखा होगा तो होगा, बाद में जाके आप बैक डेट से कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ याद आ रहा है ऐसा? होता ही नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर ऑलरेडी इशूड, अब आप इसको कह रहे हो कन्वर्ट करवा दो, भैया कन्वर्ट तो हमेशा इक्विटी में होता है ना, प्रेफरेंस में कौन से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। चलो, तो इन्होंने बताया है कि भैया प्रेफरेंस और इक्विटी का डिफरेंस ले लो, इक्विटी अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होता है। आप ओनर को क्या बना रहे हो? ऑलरेडी इक्विटी था, आगे चल के मैंने तुम्हें प्रेफरेंस बना दिया, मतलब मैंने आपको क्या बना दिया? डेटर बना दिया। ओनर को आप कैसे बदल सकते हो? क्वेश्चन समझ में आया? देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, कंपनीज एक्ट ऐसी कोई बातें नहीं करता कि इक्विटी को कन्वर्ट करना मतलब इक्विटी में कन्वर्ट होता है। प्रेफरेंस में कब से कौन सी चीजें कन्वर्ट होने? कंपनीज एक्ट ऐसी कोई बातें करता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपका कंसेप्ट थोड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन पूछने वाले हम आपको आपको डिफरेंस बताना चाहेंगे इसका। बात समझ में आई कि इक्विटी अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज ओनली फॉर दी सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस बन जाएगा। अमाउंट, अब देखो दूसरा तरीका, क्वेश्चन सेम है लेकिन उन्होंने तरीका बदला है, और एग्जाम में ऐसा होता है। 2013 में आया था, तरीका बदल के 2021 में दे दिया। अमाउंट लेइंग इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिलोंगिंग टू शेयर होल्डर एंड कैन बी यूज फ्रीली फॉर देयर बेनिफिट, कभी भी उनके लिए यूज हो सकता है क्या? आपको ऐसा लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही सिलेक्टेड 5 एरियाज है जिसमें यूज किए जाएंगे। अगर आपने ये बात नहीं लिखी और सीधा कंडीशन लिखना चालू कर दिया ना, कि आपने बोला कि हाँ इन इन जगह पे यूज होगा, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है क्या ये इसको इसको आंसर किया क्या? नहीं किया तो नंबर कटेंगे। हाँ, प्रिंट होने के लिए गई है, प्रिंट एक्चुअल में मोटी है और वो टाइम टेकिंग है, तो प्रिंट करने के लिए दे दिया है, वो मिल जाएगी जल्द आपको, ठीक है। तो मैं बस आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्वेश्चन बैंक को कैसे रीड किया जाता है। कुछ जनरल बातें अगर दी गई हैं, अडेप्ट करना है, अपनी बुक में उसे एड ऑन करना है, करोगे तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। क्योंकि ये आपको सिखाता है। जो एकदम लिखा है एकदम पूछ लेंगे क्या? इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस, प्रोसेस तो कभी जमाने में नहीं आने वाली। लेकिन आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए तो प्रोसेस है ना, कि पहले ये करो फिर ये करो ये करो, फिर तुम्हें लगेगा दीदी पूरे 20 पॉइंट है क्या, 20 के 20 लिखने होते हैं? अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको समझाने के लिए 20 पॉइंट दे रखे हैं, उस 20 के किसी एक पॉइंट का पोस्टमार्टम कर देंगे और एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा होता है। क्लैरिटी है? पक्का? फटाफट और क्वेश्चंस देखो क्या लिखा है। In the view of the provision of the Companies Act relating to security premium, state whether the amount laying in the security in purpose के लिए यूज हो सकता है, बोनस के लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए। था ही नहीं डिविडेंड वाला पॉइंट, ठीक है। 4 मार्क्स। मुझे बताओ आंसर सफिशिएंट है? नहीं। कभी इनका आंसर सफिशिएंट होगा और कभी नहीं। क्वेश्चन बैंक है, इनको माफ करो। जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम सही हो, तुम सही हो। तुम्हारा क्या पैटर्न है लिखने का, बताओ मुझे। बताओगे ना पूरे पूरे 5 पॉइंट्स बताओगे? ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखा पैसा इन 5 जगहों में यूज होता है, पूरे 5 नाम बताओगे। फिर आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू अब पॉइंट जो हमने एक्सप्लेन किया उसमें बोनस है तो ये यूज होगा। बोलेंगे भैया डिविडेंड नहीं है, वो नहीं होगा। इनका आंसर सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारा, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ नहीं है कि भैया जो ये बोलेगा उसने भी ऐसे लिखा था हमने ऐसे कर दिया, नहीं। जहां तुम्हारा दिमाग सही बोल रहा है तुम सही हो, जहां कंफ्यूजन है आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि होता क्या ना, ये तो बस बना देते क्वेश्चन। नेक्स्ट रीड करो। सेम वो कह रहे यूटिलाइजेशन,
ठीक है, 15 लाख यूज कर रहे किसके लिए? वाह, कहाँ घूमने गया ये? फॉरेन। 5 लाख यूज किए, राइट ऑफ कर सकते हैं, पहले वाले में कर सकते हैं, दूसरे वाले में कर सकते हैं, तीसरे वाले में कर सकते हैं। यू बीइंग अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, रेफर द प्रोविजन एक्ट और मुझे बताइए एग्जामिन द वैलिडिटी। क्या करोगे? प्रेजेंटेशन क्या होगा? पहले पूरा का पूरा 5 पॉइंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और उसके अंदर 5 पॉइंट लिखा। फिर आप बताओगे पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या लिखा है, आपका भी ऐसे ही तरीका रहेगा। हाँ जी, लिख सकते हो। अब ये ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन स्पेसिफिक बोल रहा है, भैया बताओ 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन इन पर्पज के लिए यूज कर सकते नहीं कर सकते? तो आपको बस क्या बताना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5 पर्पज के लिए यूज होगा बस। ठीक है, और इसका पैसा सेपरेट में रखो अकाउंट में बस। अब ये नहीं लिखोगे कि भैया इन्हीं इन्हीं पर्पज के लिए, क्योंकि ये अब तुम डिटेल में आ गए, क्योंकि अब तुम लोग को ज्यादा ज्ञान हो चुका है, तो वो निकलता है। थोड़ा सा लिमिट करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगी इतनी टाइम। आपको कंपनी लॉ का पेपर इतना लेंदी लगेगा कि छूटने वाला सिचुएशन है, बनेगा सब लेकिन लगेगा अरे यार ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। तो आपको ट्राई करना है जितना पूछा गया उतना ही। अब यूटिलाइजेशन पूछा है, 5 पॉइंट्स बताओ, सेपरेट अकाउंट में रखा था, बस खत्म। कब निकलेगा, क्या निकलेगा, नहीं। और ये बताओ कि भैया यूटिलाइज, और लिखा होना चाहिए पहले वाले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, प्रॉपर स्पेसिफिक होना चाहिए। क्लैरिटी है? हम्म, जैसे उन्होंने लिखा ना कि नॉट यूटिलाइज। ठीक है, फिर क्या लिखा है, यूटिलाइज, नॉट यूटिलाइज। यस नो लिखा, लेकिन बस यस नो नहीं लिख सकते, थोड़ा इलेबोरेट करोगे तो इलेबोरेशन में यही लिखोगे आप। ठीक है, क्लियर है? देखो हाईलाइट करोगे तो बहुत अच्छा। क्यों? एक बार सोचो, मैंने तो क्या तुम लोग को एक बार याद करो एग्जामिनर बनाया था, आप सामने वाले का जब रीड कर रहे थे तो कहाँ कोर बात है आपकी नजरें ढूंढ रही होती है। अगर आपने ये दे दिया तो उसके लिए ईज हो जाएगा, ईज हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है। तो उसके दिमाग में क्या रहेगा कि सही लिखा, उसी दिमाग में वो फ्रेम लेके चलेगा, सही लिखा है बाकी सभी चीजें सही होगी। अगर उसको दिख गया कि भैया तुम्हारा आंसर अब आएगा, अब आएगा, कब आएगा, कहाँ छुपाया, समझ नहीं आए, तो वो अगर परेशान हो रहा है ना, तो 5 में से अगर आपको नंबर काटने हैं, उसके दिमाग में पहले चालू होगा भाई इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही है, अब आ जाना चाहिए था, इतना इसने इतना लेट कर दिया है, समझ रहे हो ना? तो वो वाली फीलिंग आने लगती है। तो आप जितना ईजी करोगे, ये सोचो भैया तुम एग्जामिनर हो, इजीली दिख जाए, नंबर मिल जाएंगे। हाँ, हाईलाइट करके पहले ही कर दो, ज्यादा अच्छा है कि भैया ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये इसका मेन प्रोविजन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो क्या लिखा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। शेयर डिस्काउंट, पहले क्या बताया आपने, याद करो हमने क्या पढ़ा था, क्या डिस्काउंट में दे सकते हो? प्रोहिबिटेड है, लेकिन एक्सेप्शन थे, सर्टिफिकेटी और कुछ स्कीम याद आ रही है? भूल चुके हो? स्कीम याद आ रही है, रेजोल्यूशन प्लान याद आ रहा है? वेरी गुड। दो एक्सेप्शन था, डिस्काउंट में सर्टिफिकेट दे सकते हो, दूसरा क्या, अगर क्रेडिटर है जिसका पैसा नहीं चुका पाए। अब समझना, राइट इश्यू क्यों नहीं आएगा दिमाग में, राइट इश्यू क्यों आ रहा है? मार्केट में 100 रुपए हमने अपने लिए सस्ता किया है। डिस्काउंट तो ये होता है ना कि भाई तुमको 100 में दिया और तुमको 90 में दिया, हम तो सबके लिए 90 में ला रहे हैं ना, तो ये डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करते। बात समझ में आ रही है? पक्का? पक्का, चलो लिख लोगे सारी चीजें। नेक्स्ट, ये भी राइट शॉर्ट नोट, सर्टिफिकेट में कोई टेंशन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट है ना, शॉर्ट नोट में तुम्हें अभी लग रहा है कि नहीं है टेंशन, लेकिन जब लिखने में आते हो तो तुम्हारे पास नॉलेज इतना ज्यादा है ना, तो सब लिख देते हो। अब समझो, सर्टिफिकेट पूछा राइट और शॉर्ट नोट लिखा है 4 मार्क्स का, तो मीनिंग तो कंपलसरी है, मीनिंग तो कंपलसरी है। और ट्राई करो, इन्होंने देखो प्रोसेस शॉर्ट में निपटाई है, नोटिस करो क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन, उसमें ये सारे कंटेंट, एटलीस्ट 1 साल शुड हैव elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कंपनी एंटाइटल टू कमेंस। अब देखो ये बात एक्चुअल में क्या लिख दिया उन्होंने, डिलीट हो चुका है इसलिए अब वो लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनी हुई शेयर लिस्टेड तो सेबी मानेगा, कंपनी नॉट सो लिस्टेड तो उसे बस क्या मानना है, कंपनीज है। शॉर्ट में निपटा है, जबकि हमने तो अच्छी खासी प्रोसेस पढ़ी थी अभी, शॉर्ट में निपटाओगे तो वेरी गुड।
ठीक है, अब ये स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे। जितनी क्वेश्चन आंसर रीड करोगे उतनी स्किल डेवलप होती ही जाएगी। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, उसका लोड मत लो। बस मैं कह रही हूँ कि पढ़ते वक्त इन बातों का ध्यान रखो। एकदम क्वेश्चन बैंक उठाओगे पागल हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो, दीदी क्या लिखा क्या लिखा। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर समझ में आया कैसे पढ़ना है। डन। चलिए चलिए सेकेंड चैप्टर टॉपिक देख लिया। क्या पढ़ा था इसमें, क्या था लीगल स्टेटस जरा बताओ। सेपरेट लीगल एंटिटी थी, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी हमने क्या पढ़ा, अलग अलग टाइप पढ़े थे। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, अब मुझे बताना है किन क्वेश्चंस को पढ़ करता आए हो, किन क्वेश्चन में दिक्कत गई बताओ। क्वेश्चन नंबर याद है क्या? ठीक है, टॉप स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 में कोई दिक्कत? किसी ने तो पढ़ा भी नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशंस मुझे दिख रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई ऐसा जो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी लग रहा है तो मुझे रोकना। 29 से पहले किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, सीधा जाऊं 29 में। प्लेन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ चलिए 29 क्या बोलते हैं, इट इज ऑलवेज मैंडेटरी फॉर द अनलिमिटेड कंपनी टू हैव अ शेयर कैपिटल। सबसे पहले बताओ, यही है 29। देख लो कोई बात नहीं, पहले देख लो। चलो वापस बच्चों, अब जैसे 1% कंपनी यहाँ पर आपकी इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन 1% कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के अलग से चैप्टर्स में आएगा। अब क्या होता है ना, ओल्ड नया का कंसेप्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पहले 1% कंपनी इसी चैप्टर में इंक्लूडेड था, अभी नहीं है, लेकिन आगे चलकर है। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अभी ये होल्ड पर जाएगा ऑटोमेटिकली। जब वहां पे चीजें कवर होंगी तो उस चैप्टर में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया तो वेरी गुड, या तो रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा तो इसकी टेंशन मत लो, रिपीट नहीं होगा तो यहाँ पे आके इन क्वेश्चंस को वापस से लगाओगे। तो जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगी तो उसमें मार्क कर देना, ये बाद में पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, जब ये टॉपिक हो जाएगा। क्लियर है? तो 1% कंपनी का लोड बिल्कुल मत लो, क्योंकि कुछ भी कंसेप्ट नहीं है आपकी बुक में। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रीड करेंगे, अगर इसमें एक बार रीड किया आपने और रीड करने के बाद लगता है समझ में आता है तो वेरी गुड। कहीं कोई कंसेप्ट रुक जाता है तो वहीं रुको, और आगे चल के वो कवर हो जाएगा और इनडायरेक्टली कवर हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। क्लैरिटी है? तो प्लीज 1% कंपनी का लोड मत लेना। अब इसके बाद के क्वेश्चंस बताओ, 18 19 20 स्किप करने के बाद सब 1% कंपनी के स्किप करने। पढ़कर लेकिन एक बार देख लेना, नया कंसेप्ट है, लॉ पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी चैप्टर में है क्या कवर? हाँ, उसका भी अलग से आएगा। मतलब मैं समझ गई, तुम्हारा जो सेकंड चैप्टर जो है वो डाउट में बस इसीलिए आ गया है क्योंकि अलग अलग कंपनीज जो दूसरे चैप्टर में कवर हो रही हैं वो आगे, तो उन्हें अगर छोड़ दो, 1% कंपनी छोड़ दो, सेक्शन 8 कंपनी और देखो। कंपनी लिमिटेड बाय कंसेप्ट दे रखा है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर बताओ। चलो आ जाओ, टॉपिक क्या लिखा है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब आपकी बुक में ये टॉपिक है ना, अब इनके आंसर्स को देखोगे तो आपको इतनी सारी बातें दिख रही है, लेकिन ये बातें आपको पढ़नी, यहाँ पढ़नी पड़ेगी। कंसेप्ट तो क्लियर है ना? कंसेप्ट बताओ क्या होता है। वाइंडिंग, अगर वाइंड अप होगी, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी ने अगर अपने आप को लिमिटेड बाय गारंटी कर रखा है, तो भैया अभी तो वाइंडिंग अप हो नहीं रही है, जब होगी तब का होगा। तो जब होती है तब देना है, नहीं हुई तो कभी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब होगी तो आपको बुला बुलाकर मंगवाया जाएगा और आपको कॉन्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। ठीक है, चले अब एक बार रीड करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज रजिस्टर्ड कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में अमाउंट लिखा होगा, 1 लाख देना, 1 करोड़ देना, जो भी है लिखा होगा। रिस्पेक्टिव अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसलिए इनका नाम क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरीज टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। ये मीनिंग तो हम एज इट इज पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला है इन केस ऑफ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तुम्हें अगर याद हो तो 2 फोल्ड होते थे। एक क्या होता था? अमाउंट विच रिमेन अनपेड ऑन देयर शेयर्स, अमाउंट अंडर द गारंटी। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? लाइबिलिटी होती है। साफ इन्होंने बोला पे करना पड़ेगा एज अ शेयर। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल
अंडर गारंटी और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर शेयर्स भी ले रखे तो शेयर तो पे करना है ना, और ये कब पे करो गारंटी वाला अमाउंट, वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के टाइम पे। तो ये बातें भी हमने पढ़ी हुई है, एकदम वहीं उसी जगह नहीं पढ़ी, लेकिन इन जनरल तो पढ़ी हुई है ना हमने। हाँ, बता रही, ठीक है। फिर वोटिंग पावर ऑफ द गारंटी हैविंग शेयर, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो वोटिंग पावर भी होगा, नॉट हैविंग तो भैया वोटिंग उस हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया जैसे क्लब्स हो गया, ट्रेड एसोसिएशन, सोसाइटी हो गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले कि कब लाइबिलिटी राइज होगी, कब लाइबिलिटी राइज होगी, जब कंपनी की वाइंडिंग अप आएगी। कैपिटल, अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो भैया आपने शेयर कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट किया है। मेमोरेंडम में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अमाउंट लिखा होता है। प्रॉपर डिफरेंशिएट क्या रहता है भैया, ये शेयर कैपिटल अलग है, और जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो प्रॉपर अमाउंट, दो अमाउंट अलग अलग लिखे होंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल में भी तो लिखा होगा आपका, मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों में स्पेसिफाई होगा। वोटिंग पावर कब होगी, जब आपकी कंपनी की क्या होगी, आप गारंटर भी हो और आप क्या हो, शेयर होल्डर भी हो, शेयर होल्डिंग भी है, तो भैया आपके पास क्या होगी, वोटिंग पावर भी होगी। वोटिंग पावर और गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल डिटरमाइन, बार बार क्यों बोल रहा है हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग, क्योंकि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी होता है, नॉट बाय गारंटी। आपको एज अ शेयर होल्डर वोटिंग पावर मिली है, गारंटी के कारण नहीं मिली है। कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो नहीं, उन्होंने उसी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बस आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एज अ शेयर होल्डर क्या डिविडेंड मिलेगा, एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड मिलेगा, एज अ शेयर होल्डर आपको वोटिंग मिलेगा। मेमोरेंडम आर्टिकल, कैपिटल, सेम वही बातें हैं, बस इलेबोरेट करिए। मेरे को नहीं लगता ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है क्या, पढ़कर एक बार देखो, एकदम एज इट इज ना लिखा हो, पढ़कर तो देखो एक बार बस। और ये ना कला है, ये कला आपको कहाँ दिखानी है, एग्जाम में आपको भी ये कला दिखानी है। बात समझ में आई, इन्होंने कैसे जो एक लाइन पे लिखा जा सकता है उसको कैसे पॉइंट बना के एलैबोरेट किया, क्लैरिटी है पक्का। चलो और बताओ 15th चैप्टर के ऐसे बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हारा भी है ना क्लियर हो जाए कि दीदी इसमें समझ नहीं आ रहा। चलो, टॉपिक किससे रिलेटेड है ये, ऊपर कौन सा टॉपिक बोला था, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं पढ़ा, प्राइवेट कंपनी पढ़ा है अपन ने। चलो, इसमें डाउट क्या है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया, चलो रीड करते। बिंदु एक प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कितना है 40 lakhs, इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना है 30 lakhs, ठीक है। फ्री रिजर्व में कितना है 30, पेड अप 40 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 30 है, फ्री रिजर्व 30 है। कंपनी हैज एक्सेप्टेड कितना 95 lakhs एज अ लोन फ्रॉम इट्स मेंबर, टर्म लोन उन्होंने कितना लिया, मेंबर से 95 लाख का लोन उठा लिया। टर्म लोन फ्रॉम दी शेड्यूल, दो लोन है, मेंबर से अलग लोन लिया और शेड्यूल बैंक से अलग लिया, बैंक है कितना 75 लाख का। स्टेट वेदर दी कंपनी कैन एक्सेप्ट लोन डिपॉजिट, क्या मेंबर से ले सकती है, इज देयर एनी मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द कंपनी कैन एक्सेप्ट द लोन मेंबर, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी एंड एग्जेम्पशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड कंपनी फ्रॉम सम ऑफ द प्रोविजन। किसकी बात कर रहे हैं, क्या अभी ये पढ़ा, एक्चुअल में ये लोन वाला एक चैप्टर में अलग से आएगा, ये इस चैप्टर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तुम अगर नोटिस करोगे तो हम प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस यही पढ़ रहे थे, अगर उनके अंदर का कंटेंट याद हो तो मैंने क्या कहा था, अलग से चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये डिफरेंस बता रहे कि भाई ये पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट को छूट मिल रखी है, लेकिन उसकी डिटेलिंग अलग अलग चैप्टर में। तो लोन से रिलेटेड एक चैप्टर ही अलग से है जिसमें सेक्शन 73 पढ़ोगे। अब क्योंकि सेक्शन 73 नहीं पढ़ा इसलिए नहीं बना, लेकिन मुझे बताओ पहले क्वेश्चन समझ में आ गया था, बस तुम्हें लगा कि ये प्रोविजन क्या बोल रहा है, पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए लगा, लेकिन पढ़कर समझ में आया। हाँ, ये पूरे चैप्टर में पढ़ोगे, कौन सा, लोन एंड एडवांस एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर, तो उसकी गहराई तो अलग होगी। तो जैसे मैंने अभी मैनेजर रेम्यूनरेशन अभी पढ़ाया है, अभी एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर, क्या वो मैनेजर रेम्यूनरेशन है, नहीं, मैनेजर रेम्यूनरेशन अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन क्योंकि वहां पे एक छोटी सी बात हुई तो क्वेश्चन बैंक बनाने वाले को लगता है यार ये प्राइवेट कंपनी की बात करे तो पक्का इसी चैप्टर को, उसको इतनी नहीं डिटेलिंग मालूम, ये इस चैप्टर का वो उस चैप्टर का भी, ये दो चैप्टर का मिक्स है, ठीक है। तो अगर रीड करके समझ में आता है वेरी गुड, आगे बढ़ो, रीड करके नहीं समझ में आता है उस चैप्टर में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। क्लैरिटी है, और पूछो कौन से ऐसे क्वेश्चन है, समझ में आया कैसे पढ़ना है अपन को, पैनिक नहीं होना है, कवर होगा कहीं ना कहीं।
38, 39, 40। चलो, इसमें किस टाइप की दिक्कत गई? हम्म। मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगा, क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, मैं ये कहूंगी वोटिंग पावर ऐसा। हम्म। हाँ, एक्चुअल में ये इस चैप्टर का नहीं है, ये इस चैप्टर का नहीं है। इसके एक्सेप्शन एक अलग से सेक्शन आता है, स्पेसिफिक सेक्शन नंबर इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है क्या? यही है। हाँ हाँ हाँ, बता रही। सब ये होल्डिंग सब्सिडी वाला है ना, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है। सेक्शन 19 है वो जो मैं ढूंढ रही थी। तुमने अभी सेक्शन 19 नहीं पढ़ा, सब उसी पे बेस्ड है, मत लोड लो। जैसे अभी वो 73 वैसे सेक्शन 19। ये बहुत हैवी कंसेप्ट है। हैवी कंसेप्ट में होता क्या, थोड़ा सा ऊपर से बता दूं ताकि इसे पढ़ने में आसानी हो जाए, नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऐसा है, मैं होल्डिंग कंपनी, तुम मेरी सब्सिडी कंपनी। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी, कब होल्डिंग में बन जाऊंगी तुम्हारी और तुम कब मेरी सब्सिडी बन जाओगी, डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब क्या होता है कि मैंने अगर आपके शेयर्स ले लिए तो आगे चलकर होगा क्या, तुम्हारे शेयर्स किस किस को मिल सकते हैं, कंपनी को भी मिल सकते हैं, ट्रस्ट वगैरह भी टर्म यूज किया होगा उन्होंने। ठीक है, ट्रस्ट वगैरह को भी मिल सकते हैं, ऐसे कंसेप्ट होते हैं। इंडिविजुअल इंसान को भी मिल सकते हैं, तो सब्सिडी कंपनी के शेयर्स एक इंडिविजुअल को मिल सकते हैं, एक ट्रस्ट को मिल सकता है, एक कंपनी को मिल सकते हैं, एक अलग से ऐसे कंसेप्ट बहुत डिटेल में है, कब कौन कैसे किस किस को दे सकता है, उसी डिटेलिंग की बात है, इस चैप्टर का नहीं है। कुल मिलाकर आपके जितने डाउट्स हैं वो कौन से वाले हैं, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर में जो पढ़ा है आपको समझ में आ गया, तो तुम्हें अपने आप में शक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस, क्वेश्चन की गलती जो आपको डरा रहे, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर का पूछ रहे, जब पढ़ेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे ना, लोड नहीं लेना है। 15 अभी तो डिस्कस किया। अच्छा 50, अभी तक तो मुझे यही समझ में आया, ये तो था ही नहीं, है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी सब ना है कहीं ना कहीं, मे बी 20 अगर आ गया तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मे बी आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अभी तो कहूंगी लेकिन आगे चल के आ गया तो इनडायरेक्टली कवर्ड है। कुल मिलाकर आपके डाउट्स दूसरे चैप्टर के हैं, आप बहुत सही कर रहे हो, बन रहा है, तुम्हें अपनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक में थोड़ा जल्दी नहीं देती हूँ। क्यों नहीं देती हूँ? क्योंकि वो आप उससे क्या करने लगते हो, हाँ, जब आप एक बार बंच ऑफ चैप्टर्स पढ़ते हो ना, तब आपको लगेगा अरे ये तो इसका, ये तो इसका, ये तो इसका, तो वो कनेक्ट हो जाता है, क्लैरिटी है। लेकिन स्टिल मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन दिमाग को है ना ट्रेन करके रखना, दूसरे चैप्टर का है। ठीक है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक दो बार फिर से रिवाइज करोगे ना, उसे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।